तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई बुक गार्ड से कहता है पता है कि तुमने अपनी पीठ के ऊपर एक फॉर्मेशन को ड्रा किया था, लेकिन वो ठीक तरह से ड्रा नहीं हुई, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस बढ़ नहीं रही। कि गॉडेसेस भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और उसे कहती है लिंगशान तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुमने क्यों नहीं बताया कि पिछले 3 साल से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा नहीं पा रही, हम भी तुम्हारी मदद कर पाती। उसे कहती है मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग परेशान हो जाओ, इसी वजह से मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। तुम्हारा लिंजुई से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस फॉर्मेशन को ठीक कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ उस कैबिन में अकेले आना होगा। तो क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो और क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर अकेले जाने के तैयार हो? कि लड़कियां उसे कहती हैं हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। वो बुक गॉडेस से कहती हैं बुक गॉडेस तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा। और वैसे भी हमें अच्छी तरह से पता है कि मास्टर लिंजुई एक बहुत ही डिसेंट इंसान है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। उनकी बात मान लेती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है चलो जल्दी से आ जाओ। लिंजुई अंदर जाने से पहले बाकी लड़कियों से कहता है कमरे के अंदर जाने के बाद अंदर से चाहे जो भी आवाज तुम्हें आए तुम्हें अंदर नहीं आना, कुछ भी हो जाए तुम्हें वहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मैं वहाँ पर एक प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला हूँ। लिंजुई और वो दोनों ही कैबिन के अंदर चले जाते हैं। कैबिन के अंदर जाने के बाद हमारा लिंजुई बुक गॉडेस से कहता है अपने कपड़े उतार दो। बात से पहले काफी हैरान होती है, लेकिन साथ ही वो अपनी पीठ के ऊपर से अपने कपड़े उठा देती है। तो उसकी पीठ के ऊपर एक फिनिक्स फॉर्मेशन होती है। इस फिनिक्स फॉर्मेशन में कहीं कोई गलती है तो वो उसे कहती है प्लीज लॉर्ड लिन आप आराम से करना। लिंजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं बड़े ही आराम से करूंगा। तुम्हारा लिंजुई आगे बढ़ता है, जाकर उसकी फॉर्मेशन के करीब जाकर उसको सेटल करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद वो उसकी फॉर्मेशन को ठीक कर देता है। बुक गॉडेस उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छा रहा, मुझे अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही है, मुझे महसूस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर पाऊंगी। आपने जो भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिंजुई से कहता है तुम्हारा वेलकम। मैंने तुम्हारी वाइन गॉडेस सिस्टर के साथ एक डील की थी, मैंने उसके साथ डील की थी कि मुझे तुम चारों गॉडेसेस की जरूरत है, इसी वजह से मैं तुम चारों गॉडेसेस को अपने साथ लेकर आया हूँ। और ये मैंने तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी किया है जो उसकी पेमेंट है, मैं तुम सभी को इसके बदले में कुछ ना कुछ पे जरूर करूंगा। तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। और हमारा लिंजुई जाकर दरवाजा खोलता है तो वो गॉडेसेस पहले दरवाजे के साथ कान लगाकर उसकी आवाजें सुन रही होती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है कि तुम लोग कान लगाकर सुन रही हो कि अंदर क्या हो रहा था। जीतर गॉडेस शर्माते हुए से कहती है लॉर्ड लिन अभी हमें जो अंदर से आवाजें आ रही थी क्या आपने खूब मजे किए। लिंजुई से कहता है तुम लोग यहाँ पर इस बात को गलत मत समझना, वो तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल साउंड थी, क्योंकि मैं उसकी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से वो चिल्ला रही थी और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम जल्दी से दूसरी तरफ ध्यान दो, क्योंकि हम लोग बुद्धिस्ट टेम्पल में पहुंच जाए हैं। तो वो लोग बुद्धिस्ट टेम्पल के ऊपर पहुंच जाते हैं और उनकी शिप वहाँ पर लैंड करती है। लोग वहाँ पर उतरते हैं तो उसी वक्त वहाँ पर नैनगोंग क्लैन के लोग भी पहुंच जाते हैं। नैनगोंग क्लैन का नैनगोंग जैंग जब ऊपर से देखता है तो वो देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है एक लड़का और उसके साथ 4 लड़कियां। कमीना लिंजुई ये तो वाकई में एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा है, ये वाली जिंदगी तो हमें चाहिए थी, लेकिन देखो जरा यहाँ पर कर क्या रहा है। इसी वक्त एक और शिप वहाँ पर आती है। उस शिप के ऊपर एक लड़का होता है जो कि बारबेरियन क्लैन का यंग मास्टर होता है, उसका नाम वू कैंग होता है। वो कहता है मैंने एक बंदे के बारे में सुना है, एक ऐसा इंसान जो कि साउथर्न रोम से नहीं है, जो कि दूसरी किसी रोम से यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद उसने काफी ज्यादा खलबली मचा रखी है और सभी लोग उसकी बात कर रहे हैं। मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसके पास 4 गॉडेसेस हैं और तुम यहाँ पर मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो। उसे कहता है वो गैंग तुम्हें वाकई में लगता है कि ये एक बहुत ही हाई स्टेटस का इंसान है, तुम तो इसके बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली समझते हो, तो बस एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास हमसे कुछ ज्यादा दिमाग है। वो गैंग भी उसकी बात सुनने के बाद उसका साथ देते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि इस लड़के को अभी भी यहाँ पर विंड एंड मून क्लैन वालों की जरूरत है, इसी वजह से ये चारों गॉडेसेस को अपने साथ लेकर आया है, इनके तलवे चाट रहा है ताकि ये अपना काम निकलवा सके। नैमगोंग ली के साथ उसकी जो लड़की होती है नैमगोंग ली, वो उसे कहती है नैमगोंग ली मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इस बंदे के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, दोबारा मेरे बीच में मत बोलना। जीतर गॉडेस उन दोनों से कहती है नैमगोंग ली और वो कैंग तुम दोनों ही गलत सोच रहे हो, मुझे लगता है कि ये लिंजुई यहाँ पर हमारे तलवे चाटते हुए हमारे साथ यहाँ पर आया, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मास्टर लिन के साथ हम लोग यहाँ पर इसको असिस्ट करने के लिए आए हैं। तुम्हें हमारे प्रिंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मास्टर लिंजुई कितने ज्यादा खतरनाक और कितने ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं और इनके पास क्या क्या है। की बात सुनने के बाद कहता है जी क्या गॉडेसेस तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिंजुई के बारे में बात कर रही है, इसका मतलब यह कि ये बात सच है कि लिंजुई इन चारों गॉडेसेस को अपने साथ लेकर आया है। कि हमारा लिंजुई भी उन लोगों से कहता है अगर तुम लोगों को मैं पसंद नहीं हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करके इस बात को सेटल कर ले। नैनगोंग ली आगे से खामोश हो जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता होता है कि इसके पास एक बहुत ही पावरफुल मूव है, आसमान के ऊपर से स्पेस शैटर होगी और उसके अंदर से एक बड़े से ड्रैगन का हाथ निकलेगा। वैसे भी नैमगोंग ली इन गॉडेसेस को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, तो फिर उसके यहाँ पर फाइट करने का क्या फायदा। तो जीतर गॉडेस आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें हमसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम जीत नहीं पाओगे। वक्त आसमान के ऊपर उन्हें एक बड़ा सा बीस्ट दिखाई देता है, तो अब बीस्ट क्लैन का यंग मास्टर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। इस लड़के का नाम हान फेंग होता है जो कि बीस्ट क्लैन का यंग मास्टर होता है। तो वहाँ पर आता है और कहता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा शोर मचा हुआ है, तुम सभी लोग यहाँ पर काफी अच्छे से बातचीत कर रहे हो, तो मुझे भी यहाँ पर इसमें इतना हिस्सा डालने दो। हान फेंग भी वहाँ पर आते ही सबसे पहले हमारे लिंजुई की तरफ ही देखता है, तो वो लिंजुई की तरफ देखते हुए कहता है ये बंदा कौन है, मुझे तो यहाँ पर यकीन नहीं आ रहा कि एक बंदे के साथ 4 गॉडेसेस हैं, के ऊपर तो मुझे होना चाहिए था। नैनगोंग ली यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाने के लिए उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है हान फेंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या चीज हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम हमेशा अपने
बीच के पास ही बैठे रहते हो। कभी इस बारे में नहीं सुना कि हमारे साउथर्न राम में एक नया एक्सपर्ट आया जिसका नाम लिन जुई है। ये मास्टर लिन जुई है जिसके पास चारों गॉडेसेस हैं। तो हान फेंग कहता है क्या लिन जुई, मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। तो फिर भी अच्छा है, इसका नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है। मैं लिन जुई से कहता है तो क्या तुम्हारा नाम लिन जुई है, मुझे ये बताओ क्या तुम एक अच्छे एक्सपर्ट हो। लिन जुई इसकी बात सुनने के बाद उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है। हान फेंग अपने हाथ के ऊपर एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे अल्फाज सुनने के बाद मुझे आगे से जवाब नहीं दिया। कि तुमने काफी ज़मीन पर जी ली है और अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी बॉल को, जो कि एक लाइन की शेप में होता है, जब वो एनर्जी से बने हुए लाइन हेड को हमारे लिन जुई की तरफ फेंक देता है तो उसी वक्त बुक गार्डियस हमारे लिन जुई के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने ब्रश को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाती है, लेकिन बुक गार्डियस की जो स्ट्राइक होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि वो इस लाइन के सर को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सके। लाइन का सर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो बुक गार्डियस भी काफी घबरा जाती है और कहती है लगता है कि सब खत्म हो गया, अब मैं मरने वाली हूँ। उसी वक्त हमारा लिन जुई अपनी जगह से जल्दी से जंप करते हुए बुक गार्डियस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर सामने खड़ी होने के बाद अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है और एक एनर्जी बीम के साथ उस शेर के सिर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर हान फेंग और वू कैंग और उसके साथ साथ नैमगोंग ली वो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिन जुई उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है, सीधा हान फेंग के पास। हान फेंग के सामने चला जाता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर मेरे पर बिला वजह अटैक किया। जबकि हान फेंग उसे कहता है तुम अभी भी मरना चाहते हो और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब हमारे लिन जुई को पंच मारने लगता है तो हमारा लिन जुई उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ पकड़ने के बाद उसके हाथ को मोड़ना स्टार्ट करता है। वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मेरे हाथ को छोड़ो। हमारा लिन जुई कहता है तुम बीस्ट क्लैन के मेंबर हो, बहुत सारे बीस्ट के साथ रहते रहते तुम भी एक एनिमल बन चुके हो, अब तुम क्या एक इंसान बनना नहीं चाहते। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है नहीं नहीं मुझे एक इंसान बनना है, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। हमारा लिन जुई उसके पास उसे पकड़कर उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो अपनी शिप के साथ जाकर टकराता है। लिन जुई कहता है जहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इसके बाद हमारा लिन जुई जंप करते हुए नीचे उतर आता है। लिन जुई जब नीचे आता है तो जीतर गॉडेस उसे कहती है मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता और तुम्हारे पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि शायद तुमने जियान चैन और बाकी के सभी लोगों को नहीं हराया। अगर उन लोगों को इस बात के ऊपर यकीन हो जाए तो वो लोग कभी भी तुमसे दोबारा पंखा नहीं लेंगे। लिन जुई कहता है इन सभी को छोड़ो, ये सभी तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जिनसे निपटना मुझे आता है। चलो फिलहाल हमें बुद्धा टेम्पल की तरफ चलना है। तो बुद्धिस्ट टेम्पल की तरफ चलते हैं। सभी लोग बुद्धा टेम्पल के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खुला। लोग कहते हैं तुम्हारे गेस्ट आ चुके हैं, बुद्धा टेम्पल के लोगों जल्दी से दरवाजे को ओपन करो, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इस बात से काफी गुस्सा होता है और कहता है ये किस तरह का वेलकम है, ये सभी लोगों ने जहाँ पर खुद हमें इनवाइट किया था, बुद्धा टेम्पल से हमें इनविटेशन आया था और अब हमारे लिए यहाँ पर दरवाजा भी नहीं खोला जा रहा। इनकी नजर में हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है कि ये हमें यहाँ पर दरवाजे के बाहर खड़ा रखेंगे। कैंग अपने पाम को यूज करते हुए सामने की तरफ उस दरवाजे के ऊपर अटैक करता है। वो अपनी पाम के साथ दरवाजे के ऊपर अटैक करता है और कहता है मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा, लेकिन जैसे उसकी पाम की एनर्जी दरवाजे के साथ टकराती है तो कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो काफी हैरान होता है, दरवाजे के ऊपर जरा सी खराश भी नहीं आती। ये देखकर वू कैंग ली कहता है लगता है कि हम लोग इतनी आसानी के साथ इसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो कहते हैं वू कैंग के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटल बॉडी है क्योंकि वो बारबेरियन क्लैन से है और इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये दरवाजे को नहीं तोड़ पाया। गॉडेस उन लोगों से कहती है ये जो दरवाजा है ये बुद्धिस्ट टेम्पल का दरवाजा है और मुझे लगता है कि इसको ओपन कर लिया हमें बुद्धा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और हमारी बैटरी आज ने हमें बुद्धा एनर्जी के बारे में कुछ बहुत सिखाया था। लगता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसे टून को बजा सकती हूँ जिससे बुद्धा एनर्जी के साथ मैं इस दरवाजे को ओपन कर सकती हूँ। तो वो लिन जुई से कहती है मास्टर लिन क्या मैं यहाँ पर ट्राई करके देखूँ। तो मैं लिन से कहता हाँ क्यों नहीं, जाओ जाकर ट्राई करके देखो। तो वो आकर उस दरवाजे के सामने अपना जीथर लेकर बैठ जाती है और उसको बजाना स्टार्ट करती है। तो जो तरंगे निकलती है उसके अंदर बुद्धा एनर्जी तो होती है लेकिन उसके साथ दरवाजा ओपन हो रहा होता है। गॉन्ग ली कहता है लगता है कि दरवाजा ओपन होने वाला है, इसकी बुद्धा एनर्जी काम कर रही है, लेकिन इसी के साथ ही जीथर गॉडेस की स्ट्रिंग्स टूट जाती है। वो कहती है नहीं मुझे लगता है कि मैं इस दरवाजे को ओपन नहीं कर सकती, मेरे पास बहुत ही कम बुद्धा एनर्जी है, ऊपर से तो मेरी जीथर की स्ट्रिंग्स भी टूट गई हैं। लिन जुई कहता है बस ऐसा ही है, चलो फिर ठीक है इस दरवाजे को ओपन करता हूँ। तुम्हारा लिन जुई इस दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जबकि वो सभी लोग कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये फिर से यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। नैनगोंग ली कहता है बाकी के सभी लोग यहाँ पर फेल हो गए हैं, इसे क्या लगता है कि इसके पास भी बुद्धा नेचर की पावर्स हो सकती हैं, अब हर किसी के पास बुद्धा की पावर्स तो नहीं होती। जबकि हान फेंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये दरवाजे के पास ही मारा जाएगा, लगता नहीं है कि ये इस दरवाजे को ओपन कर पाएगा क्योंकि मैं भी अपनी एनर्जी के साथ इस दरवाजे को ओपन नहीं कर पाया, तो ये अकेला यहाँ पर क्या कर पाएगा। लिन जुई अपने दोनों हाथों को उस दरवाजे के ऊपर रखता है और जैसे उस दरवाजे को धक्का देता है वो दरवाजा खुल जाता है। अब ये देखकर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, इतनी आसानी के साथ इस दरवाजे को कैसे ओपन कर लिया, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जीथर गॉडेस उन लोगों से कहती है हमारे ड्यूक कुछ भी कर सकते हैं, ये जो करना चाहे वो कर सकता है, इनमें से कोई भी तुम्हें से कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता। लिन जुई दरवाजे को खोलने के बाद उन लोगों से कहता है चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। जैसे वो लोग अंदर जाने लगते हैं उसी वक्त नैनगोंग ली चिल्लाकर उसे कहता है जरा रुक जाओ, मेरी एक बात सुनो, इस मीटिंग में बुद्धा हाल के लोगों ने हमारे 8 क्लैंस के लोगों को इनवाइट किया हुआ है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सभी लोग 8 क्लैंस के मेंबर्स हैं सिवाय तुम्हारे, तुम्हें छोड़कर, क्योंकि तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम साउदर्न राम के हो भी या नहीं, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। जीथर गॉडेस से कहती है नैनगोंग ली कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम इसी यहाँ पर अंदर जाने से रोक रहे हो जबकि इसी ने तुम्हारे लिए यहाँ पर दरवाजे को ओपन किया है, तो
यहाँ पर इसको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इसने तुम्हारे लिए दरवाजा ओपन किया। वू कैंग कहता है मैं भी नैनगोंग ली के साथ सहमत हूँ, मैं भी यहाँ पर इस बंदे को अंदर जाने नहीं दूंगा क्योंकि ये 8 क्लैंस का मेंबर नहीं है। हान फेंग कहता है हाँ इन दोनों ब्रदर्स ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा बंदा जो कि 8 क्लैंस का मेंबर नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 क्लैंस के मेंबर्स को इन्वाइट किया गया है, चाहे इसने यहाँ पर दरवाजा ही क्यों ना ओपन किया। जी कहता है लगता है कि ये लोग इस तरह तो मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, इनके साथ कुछ और ही करना पड़ेगा। उसी वक्त जीतर कार्डिस आके पड़ती है माई लिंजुई से कहती है माई लॉर्ड आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनसे फाइट करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, जरा मेरी तरफ देखे, जो मैं कहती हूँ उसके साथ साथ मेरा साथ दें। के साथ ही जीतर कार्डिस आके पड़ती है और उन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों को जरा भी इस बात का आइडिया है कि हमारे लिंजुई ने मिस्टर लिंजुई ने हमारे विंड एंड मून क्लैन को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद बहुत ही जल्दी से हमारे मून एंड विंड क्लैन की एक गॉडेस के साथ शादी करने वाले हैं। तो नैनगोंग ली से कहता है अभी तो इसे यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, ये साउदर्न राम में ज्यादा अरसे से नहीं है और तुम में से कौन सी गॉडेसेस के साथ शादी करने वाली है, पहले मुझे ये तो बताओ तुमने इस लड़के में ऐसा क्या देखा कि तुम सभी गॉडेस में से एक इसके साथ शादी करेगी। तो पेंटिंग वाली गॉडेस से कहती है मैं इसके साथ शादी करने वाली हूँ, बाकी के तीनों भी उसे कह दिया हाँ हम लोग भी इसके साथ शादी करने वाली हैं। ये बात सुनते ही नैनगोंग ली चिल्लाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये अकेला चारू के साथ एक साथ शादी करने वाला है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हान फेंग भी कहता है मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्या वाकई में इन चारों गॉडेसेस ने एक लड़के के साथ शादी कर ली है जो कि साउदर्न राम से है भी नहीं, जो कि पता नहीं कहां से आया है, उसका ओरिजिन अननोन है। कि वू कैंग कहता है मुझे लगता है कि ये वाली वेडिंग ये पूरे के पूरे साउदर्न राम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेडिंग होने वाली है जिसमें 4 गॉडेसेस एक ही लड़के के साथ शादी करने वाली हैं। कि मैं लिंजुई की बातें सुनने के बाद सोच रहा था इन लोगों ने यहाँ पर पता नहीं क्या वाली बात कर दिया कि वो सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारा लिंजुई विंड एंड मून क्लैन का एक मेंबर बन चुका है तो वो भी अंदर जा सकता है, तो वो लड़कियां अभी भी यहाँ पर मजाक उड़ा रही होती है, वो एक दूसरे से कह रही होती है ये मेरा हस्बैंड है, दूसरा कहती है मेरा हस्बैंड है, वो कहती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, तो वो कहती है मेरा हस्बैंड वो खड़ा रहा। जबकि नैनगोंग ली इस बात से बहुत सा जेलस हो रहा था, वो कहता है मुझे बहुत सा गुस्सा आ रहा है कि ये चारों लड़कियां यहाँ पर एक ही लड़के को पसंद कर रही हैं। सभी लोग वहाँ पर अंदर चले जाते हैं। जब ये वहाँ पर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सामने एक बड़ी सी बुद्धा की मूर्ति होती है और उस बुद्धा की मूर्ति के सर के अंदर वो डंडा सा होता है जिसके ऊपर मंकी लेटा होता है। तो मंकी ने अपने उस बड़ी सी गोल्डन रॉड को उस बड़े से बुद्धा के सर के अंदर दंसा दिया होता है, इसी वजह से उस बड़ी सी रॉड को निकालने के लिए सभी को यहाँ पर बुलाया गया ताकि ये सभी लोग उस डंडे को भी निकाल सके और साथ में मंकी को भी वहाँ से हटा सके। के सामने एक मॉन्क आता है, वो मॉन्क उनसे कहता है मेरा नाम बिटर मॉन्क है और मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम कहता हूँ, तुम सभी लोग 8 ट्राइब से यहाँ पर आए हो और सभी लोग यहाँ पर इस मंकी को पकड़ने के लिए आए हो। तो नैनगोंग ली से कहता है बिटर मॉन्क आपने यहाँ पर 8 क्लैंस के लोगों को इन्वाइट किया है, यहाँ पर हम सभी को इन्वाइट किया गया है ताकि हम लोग इस मंकी को पकड़ सके और साथ में इसकी रॉड को ले सके। मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर कोई रूल्स हैं, क्या कोई ऐसे रूल्स हैं जिसके मुताबिक हमें काम करना है। बिटर मॉन्क उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें रूल्स के बारे में तो बात करनी पड़ेगी। बुद्धा एम्परर ने यहाँ पर बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इसको एक कंपटीशन की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, तुम सभी लोग यहाँ पर ट्राई करके देख लो, तुम में से जो भी इनमें से जिस चीज को भी ले लेगा वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तुम्हें मंकी मिल जाता है तो मंकी तुम्हारा हो जाएगा, अगर तुम्हें रॉड मिल जाती है तो वो रॉड तुम्हारी हो जाएगी। अब इतना ही नहीं है, अगर तुम लोग यहाँ पर जीत जाते हो यहाँ पर इस मंकी को हटाने में कामयाब हो जाएगा, उससे बुद्धा एम्परर से मिलने का मौका मिलेगा। नैनगोंग ली कहता है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कोशिश करके देखता हूँ, तो वो आगे बढ़ता है तो मंकी क्योंकि बड़ी आराम से अपने डंडे के ऊपर सो रहा था, उसकी पूंछ नीचे लटक रही होती है। नैनगोंग ली कहता है हम सभी लोग यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए आए हैं, जबकि जब मंकी यहाँ पर बड़ी आराम से सो रहा है क्यों ना मैं इसकी पूंछ पकड़कर इसको खींच लूं, ताकि सोते हुए मंकी को पकड़ना काफी आसान होगा। तो नैनगोंग ली जैसे अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उसकी पूंछ को पकड़कर उसके पुल करने के लिए, वक्त मंकी अपनी पूंछ को घुमाते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है अपनी पूंछ के साथ, जिससे नैनगोंग ली नीचे गिर जाता है। हान फेंग कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया निकले, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ एक बंदर को पकड़ सकते हो जो कि एक बीस्ट है। हान फेंग कहता है अब जरा मुझे इसको ट्राई करने दो क्योंकि मैं बीस्ट क्लैन का मेंबर हूँ तो मुझे बीस्ट को टेम करना आता है, मैं इस मंकी को पकड़ता हूँ। हान फेंग जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है इंपीरियल बीस्ट क्लैन का यंग चीफ हूँ, मेरा नाम हान फेंग है, अब क्या मुझे ये बताओ कि तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आऊंगा और साथ में तुम्हें खाने को बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। वो अपने पास से मीट का एक टुकड़ा निकालता है और कहता है मुझे जितना से पता है कि तुम्हारे जैसे बीस्ट को इस तरह के मीट के टुकड़े बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, चलो जल्दी से आओ और इसको ले लो और मुझे अपना मास्टर मान लो। मीट के टुकड़े को सामने की तरफ करता है तो मंकी उस मीट के टुकड़े की तरफ देख रहा होता है, इसी के साथ ही मंकी बड़ी स्पीड से जंप करते हुए उसके हाथ से मीट का टुकड़ा ले लेता है और उसको खाना शुरू कर देता है। मंकी ने जहाँ पर मीट के टुकड़े को ले लिया, इससे हान फेंग को लगता है कि शायद उसने उसे अपना मास्टर मान लिया है। तो हान फेंग उन सभी लोगों से कहता है जबकि तुम सभी लोगों ने देख लिया इसने मेरे हाथ से ये मीट का टुकड़ा ले लिया, इसका मतलब यह है कि आज से मैं इसका मास्टर हूँ और बीस्ट क्लैन के मेंबर इस मंकी को अपने साथ लेकर जाएंगे, मैं इस मंकी को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। नैनगोंग से कहता है मैं तो सब बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता कि इसने मुझे थप्पड़ मार दिया जबकि तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ एक मीट के टुकड़े के लिए तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो वू कैंग कहता है एक बीस्ट तो एक बीस्ट ही होता है, एक जंगली जानवर, खाने से ज्यादा और क्या चीज पसंद होगी, इसी वजह से उसने हान फेंग को अपना मास्टर मान लिया, लेकिन ये रॉड तो मैं ही लेकर जाऊंगा। वो आगे बढ़ता है, अपनी शर्ट को फाड़ता है, साथ ही अपनी डोली शोली अपनी बॉडी दिखाता है कि वो बारबेरियन क्लैन का एक मेंबर होता है। बारबेरियंस अपनी ताकत की वजह से जाने जाते हैं। वो अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद आगे बढ़ता है और कहता है अब ये रॉड तो हम ही यहाँ से लेकर जाने वाले हैं कि इस मंकी को तो 20 क्लैन के मेंबर्स ले गए हैं, इसी वजह से स्टिक सिर्फ और सिर्फ
बारबेरियन क्लैन को ही जाने वाली है। तो पेंटिंग गॉडेस कहती है क्या ये यहाँ पर स्टिक को बाहर निकाल लेगा? हम सभी लोगों में यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी में बारबेरियन क्लैन के मेंबर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। चलो देखते हैं कि क्या यहाँ पर इस रॉड को बाहर निकाल सकता है या नहीं। सभी के पास जो बैटल बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हालांकि इनके पास जो कल्टीवेशन होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन इनकी बैटल बॉडी ज्यादा होने की वजह से इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। गॉडेस कहती है अगर वुकेंग यहाँ पर स्टिक को बाहर नहीं निकाल पाया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी स्टिक को बाहर निकाल पाएगा। हमारा लिंजुइन लड़कियों से कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या गैस करने की कोशिश कर रही हो? अच्छा ठीक है, मेरी एक बात को गैस करके बताओ। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस बुद्धा टेंपल के लोगों ने सिर्फ हम ही 4 क्लैन के मेंबर्स को यहाँ पर क्यों इनवाइट किया है? चेस गॉडेस से कहती है मुझे लगता है कि हमारे अपने स्किल्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ हम ही 4 क्लैंस को यहाँ पर बुलाया गया है। 8 क्लैंस में से हम 4 क्लैंस को यहाँ पर इन्वाइट किया गया। यहाँ पर डिमोनिक मंकी को पकड़ने के लिए डिमोनिक बीस्ट क्लैन के लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया है। क्योंकि दरवाजा सील था तो दरवाजे को ओपन करने के लिए नैनगोंग ली को यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि नैनगोंग ली वो फॉर्मेशंस के एक्सपर्ट्स है, उनका क्लैन फॉर्मेशंस बनाता है। इसके बाद बारबेरियन क्लैन के मेंबर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया गया क्योंकि उन्हें पता था कि वो स्टिक को निकाल सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसी वजह से स्टिक को निकालने के लिए उन्होंने यहाँ पर बारबेरियन क्लैन के मेंबर्स को इन्वाइट किया है। टीचर गॉडेस कहती है ये बात तो मुझे भी समझ आ रही है कि इन तीनों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया, लेकिन हमारा तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? क्या सेंट किंग को पता है? सेंट किंग क्या आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों इन्वाइट किया गया है? तुम्हारे लिंजियो से कहता है अगर मैं यहाँ पर गेस करूँ तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसलिए इन्वाइट किया गया है क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तुम खूबसूरत लड़कियों को देखकर ये बीस्ट मंकी जो कि एक लड़का है तुम सभी को देखकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, यानी कि तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। इसी वजह से तुम लड़कियों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। ये बात सुनने के बाद चेस गॉडेस हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है यंग मास्टर जी आप किस तरह की बात कर रही है? इतना गंदा एक मंकी कैसे हो सकता है? मंकी इस तरह कैसे सोच सकता है? बुद्धा टेंपल के मॉन्क्स इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। वो हम जैसी गॉडेसेस को यहाँ पर एक मंकी को लस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बुला सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, आपकी सोच गंदी है। लिंजियन से कहता है तुम्हें इस बात के ऊपर भरोसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। के बाद में बुद्धा के मूर्ति के सर के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो वुकेंग ऊपर चला जाता है और कहता है आप जरा देखो मैं कैसे स्टिक को इस सर के अंदर से बाहर खींचने वाला हूँ। जैसे जाकर उस स्टिक के ऊपर हाथ रखता है और स्टिक को निकालने की कोशिश करता है तो आपको पता होगा कि स्टिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जैसे वो उसके ऊपर अपना हाथ रखता है वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? स्टिक तो ब्लड थर्स्टी है, ये मेरी बॉडी के अंदर से मेरी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करी और साथ ही वो जोर जोर चलाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से जितनी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी वो स्टिक एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका कंगाल वहाँ पर बच जाता है और वहीं पर गिरता और मर जाता है। बारबेरियन क्लैन के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं मॉन्क तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि जो ब्लड थर्स्टी है इसको हाथ लगाने से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को मरवा दिया है, हमारे यंग मास्टर तुम्हारी वजह से मरे हैं। फिर मॉन्क उनसे कहता प्लीज मुझे माफ करना अमिताभा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, अभी मुझे यहाँ पर इस बारे में पता चल गया है कि ये ब्लड थर्स्टी है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे यंग मास्टर ने सैक्रिफाइस देकर ये बता दिया। तो नैनगोंग ली कहता है लगता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर फिजिकली इसको निकाल नहीं पाएगा, तो फिर मुझे नैनगोंग ली को नैनगोंग फैमिली की तरफ से ट्राई करने दो, हम यहाँ पर फॉर्मेशन की मदद से इसको निकालेंगे। वो नैनगोंग की से कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, फॉर्मेशन को सेटअप करो। दोनों जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर उस बड़े से रॉड के इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन को सेटअप करते हैं ताकि उस रॉड को फॉर्मेशन से बाहर निकाल सकें। पीटर मॉन्क से देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये दोनों बच्चे काफी ज्यादा कमाल के, इन्होंने बड़ी जल्दी यहाँ पर फॉर्मेशन को सेटअप कर लिया। लगता है कि ये अपने फादर नैमगोंग जैन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उसने यहाँ पर इनको फॉर्मेशन बनाना सिखाया होगा। तो जीतर कार्डिस माय लिंजी से पूछती है माय लॉर्ड मुझे ये बताएं क्या नैनगोंग ली इसमें कामयाब हो जाएगा? माय लिंजी से कहता है ये लोग यहाँ पर माउंटेन मूविंग फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, माउंटेन मूविंग फॉर्मेशन की मदद से ये लोग इस बड़ी सी रॉड को यहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ ये इस रॉड को निकाल लेंगे। तो चेस कार्डिस कहती है तो उसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर आने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, हम लोग तो यहाँ पर बेकार में चले आए। बीस्ट मंकी था उसको तो बीस्ट क्लैन के मेंबर्स ले गए और उसके बाद अब जो रॉड है ये भी नैनगोंग क्लैन के लोग ले जाएंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है? हम तो यहाँ पर बेकार में आए हैं। लिंजियन से कहता है मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर दुआ करनी चाहिए कि उस मंकी को तुम लोग पसंद आ जाओ। अगर तुम वो मंकी तुम्हें पसंद करता है तो फिर क्या पता वो तुम्हारी साइड के ऊपर आ जाए। वो लड़कियां फिर से शर्माना शुरू कर देती हैं और उसे कहती हैं लॉर्ड लीना फिर से यहाँ पर वैसे गंदा मजाक कर रहे हैं, एक मंकी को हम लोग क्यों पसंद आएंगे और मंकी यहाँ पर हमें क्यों पसंद करेगा? इधर गाड़ी से कहती है मास्टर वाकई में आप बहुत ही गंदे हैं। थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि नैनगोंग ली ने उस रॉड को निकाल लिया होता है, वो उस रॉड को अपनी फॉर्मेशन की मदद से बाहर निकाल लेता है और कहता है फाइनली हमने इस रॉड को सर के अंदर से निकाल ही लिया। इसी के साथ ही उस फॉर्मेशन के साथ उस अपनी कीयर से कहता है कि चलो जल्दी से आखिरी स्टेप को परफॉर्म करो, हमें इस रॉड को अपने कंट्रोल में करना होगा। वो उसे कहती है ठीक है। वो दोनों वहाँ पर अभी भी उस रॉड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जबकि वहाँ पर बारबेरियन क्लैंस के लोग जाने वाले होते हैं। हान फेंग उसे कहता है क्या तुम्हारे बारबेरियन क्लैन के लोग यहाँ पर से जाना चाहते हैं? अभी तो मीटिंग खत्म ही नहीं हुई, क्या तुम लोग जल्दी से जाना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम अपने यंग मास्टर का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जल्दी जा रहे हो। बारबेरियन क्लैन का वो मेंबर गुस्सा हो जाता है और उसकी बात सुनने के बाद ताना देते हुए कहता है अरे यंग मास्टर फिर भी यहाँ पर उस रॉड की वजह से मरे हैं जबकि तुम्हारे इतना नहीं है। उस लड़के लिनजुई ने सिर्फ एक ही हाथ के साथ तुम्हें अपने घुटनों पर झुका दिया था, यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। ये बात करने के बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है जबकि हान फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है ये लोग यहाँ पर सारी जिंदगी मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे जब तक मैं इस लिनजुई को अपने हाथों से मार नहीं देता, क्यों जबकि ये मंकी मेरे हाथ में है, मैं इस मंकी को यूज
कर सकता हूँ, मैं इस मंकी को यूज करते हुए इस लिनजुई को मरवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मंकी एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। हान फेंग आगे बढ़ता है, मंकी के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे प्यारे मंकी, लगता है कि तुमने खाना खा लिया। अब जबकि तुमने खाना खा लिया है तो क्यों ना अपने मास्टर की यहाँ पर मदद करो, मुझे एक इंसान को मरवाना है, क्या तुम उसे मार सकते? इसी के साथ ही हमारा मंकी आगे से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वो हान फेंग कहता है, लगता है कि इस मंकी को बनाना इतना भी आसान नहीं है। वो अपने पास से कुछ और गोश्त के टुकड़े निकालता है और कहता है, ठीक है, पहले जी और गोश्त के टुकड़े खा लो, उसके बाद मेरा काम कर देना। और इसके लिए काफी सारे गोश्त के टुकड़े निकालता है, जिसे वो मंकी खाना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ नैनगोंग ली की तरफ दिखाते हैं कि नैनगोंग ली ने अपनी रे फॉर्मेशन को यूज करते हुए उस स्टिक को साइज में बहुत ज्यादा छोटा कर लिया होता है। साइज को छोटा करने के बाद उसे अपने पास ले आता है, अपने हाथ के ऊपर उसने रखा होता है। साथ ही वो उसे मुट्ठी में बंद कर लेता है और कहता है, ये हो गया, मैंने इस स्टिक को ले लिया, अब ये स्टिक हमारी हो गई। नैनगोंग ली सभी लोगों से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया, यहाँ पर रूल है कि जो चीज जिसको मिलेगी वो उसकी हो जाएगी। नैनगोंग ली में जो कि नैनगोंग क्लैन से है, उसने यहाँ पर स्टिक को ले लिया है। मैं जहाँ से जाने वाला हूँ, अब हम लोग जहाँ से जा रहे हैं। जैसे वो जाने लगता है उसी वक्त मंकी को दिखाते हैं कि जल्दी से जंप करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हान फेंग उसे कहता है, लगता है कि ये मंकी अपनी स्टिंग को इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाने नहीं देगा, ये स्टिक इसकी और ये स्टिक इसे वापस चाहिए। साथ ही वो अपनी मंकी से कहता है, मंकी जाओ जाकर अपनी स्टिक को वापस ले लो। जबकि नैनगोंग से कहता है, हान फेंग, ये तुम क्या कर रहे हो, अपने डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल करो, तुम यहाँ पर इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम मेरे हाथ से मेरी चीज नहीं छीन सकते। जब यहाँ पर रूल है कि जो चीज जिसको मिलेगी वो उसकी होगी। हान फेंग उसे कहता है, मैं यहाँ पर अपने डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, ये एक डिमोनिक बीस्ट है और इसे अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना, अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे बंदे की जान भी ले सकता है। लगता है कि ये यहाँ पर तुम्हें मार डालेगा। इसी के साथ ही वो मंकी जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है। जो मंकी होता है वो जंप करते हुए सीधा हमारे लिंजुई की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो लिंजुई की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, सीथर गार्डियन चिल्लाकर उसे कहती है, योर एक्सीलेंसी प्लीज बचे, ये आपके ऊपर अटैक करने वाला है, ये लिटिल मंकी यहाँ पर अटैक करेगा। ऐसे वो मंकी हमारे लिंजुई के पास पहुंचता है तो हमारे लिंजुई उसे कैच कर लेता है और कहता है, लिटिल बेबी, मुझे ये बताओ कि किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? वो आगे से जीजी करना शुरू कर देता है जैसे कि वो लिंजुई के साथ लाट कर रहा हो। तो नैनगोंग ली और हान फेंग दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके साथ बिटर मॉन्क और बाकी गॉडेसेस वो भी देखकर काफी हैरान होती हैं और कहती हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है, अरे मंकी ने लिंजुई के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? मंकी तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन लिंजुई ने उस मंकी को ऐसे उठा रखा है जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लिंजुई मंकी से कहता है, लिटिल मंकी, क्या तुम्हें तुम्हारी स्टिक वापस चाहिए? तो वो उसके सामने अपना सर हिलाता और कहता, हाँ मुझे वापस चाहिए। लिंजुई कहता है, तो फिर जाओ जाकर अपनी स्टिक वापस ले आओ। तो मंकी पीछे की तरफ मुड़ता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है। देखकर तुम्हारे जीथर गार्डियंस कहती है, अब मुझे समझ आ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में ये डिमोनिक बीस्ट ये मंकी है ही हमारे लिंजुई का। हमें लगा था कि हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मास्टर लिंजुई ने यहाँ पर एक भी कदम नहीं उठाया। उन्होंने यहाँ पर दोनों चीजों को हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों चीजें हमें मिलने वाली हैं। तो मंकी जाकर सामने खड़ा होता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी स्टिक को वापस बुलाता है। इसी के साथ ही वो कहता है, मेरी स्टिक वापस आ जाओ। नैनगोंग ली के अपने हाथ के अंदर जो स्टिक होती है, उस स्टिक के ऊपर उसने एक सील लगाई होती है, वो सील टूट जाती है, स्टिक का साइज बड़ा होता है। नैनगोंग ली की चेस्ट के ऊपर वो स्टिक लगती है, जिससे वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। क्योंकि वो स्टिक उसको जख्मी करने के बाद वापस हमारे मंकी के पास आ जाती है। मंकी अपनी स्टिक को अपने हाथ में पकड़ता है और घुमाते हुए सामने की तरफ देखता है हान फेंग की तरफ। तो हान फेंग उसे कहता है, बेवकूफ बंदर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर सबड्यू किया था, मैंने तुम्हें गोश्त का टुकड़ा दिया था, अब से तुम मेरे मंकी हो, तुम इसके मंकी नहीं हो, जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। मंकी अपनी रॉड को लेने के बाद उसकी तरफ देखता है, यानी कि अब उसके ऊपर अटैक करने वाला है। हान फेंग हमारे लिंजुई से कहता है, लिंजुई, ये डिमोनिक बीस्ट तुम्हारा है, प्लीज अपने डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल करो, ये मेरे पर अटैक करने वाला है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है, थोड़ी देर पहले तुमने तो कहा था कि डिमोनिक बीस्ट अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करते हैं, और एक डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब उसके मास्टर के ऊपर कोई अटैक करता है, तो ये मुझे लगता है कि तुम्हें मार भी सकता है। मंकी जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके हान फेंग के साथ उसके जो साथी होते हैं उसे कहते हैं, यंग मास्टर प्लीज यहाँ से भागे, हमें भागना होगा। मास्टर भी जल्दी से अपने दोनों साथियों को पकड़ता है और उन दोनों को उठाकर सामने की तरफ कर देता है। उनके सामने की तरफ अपनी रॉड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो दोनों गार्ड जो होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं और उसका डंडा जो होता है उन दोनों गार्ड्स के साथ टकराता है और वो दोनों जख्मी होकर पीछे गिर जाते हैं। हान फेंग उन दोनों साथियों को सामने कर वहाँ पर से भागना शुरू कर देता है। वो वहाँ से भाग जाता है और उसे कहता है, लिंजुई, पास इंतजार करना, बहुत ही जल्दी तुम्हारे से इस बात का बदला लूंगा। हान फेंग के वहाँ से भाग जाने के बाद अब सिर्फ नैनगोंग ली बचता है। तो मंकी उन दोनों के ऊपर अटैक करने के बाद अब नैनगोंग की तरफ देखता है तो नैनगोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, प्लीज मुझे मत मारना, मुझे पता है मैंने गलत किया है, पर मुझे जान से मत मारना। ये अपनी रॉड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो लिंजुई से कहता है, रुक जाओ। तो मंकी वहीं पर रुक जाता है। नैनगोंग ली बेचारे की तो हवा निकल जाती है, वो बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, उसे लगा था शायद वो मरने वाला है। कि दूसरी तरफ हमारा लिंजुई वहाँ पर जितने लोग मरे हैं उन सभी की रिंग्स को उठा लेता है और कहता है, ये इंपीरियल बीस्ट क्लैन के लोग ये तो काफी ज्यादा अमीर लगते हैं, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स है, लेकिन इन लोगों की रिंग के अंदर भी काफी सारा माल है। लिंजुई सोच रहा होता है, मेरे पास अब जितना ज्यादा पैसा है, इतने सारे पैसे के साथ मुझे लगता है कि मेरे पास तकरीबन 20 मिलियन जाओ आयरन तो हो ही गए होंगे, कि जितने काफी नहीं है, मुझे तकरीबन 20 मिलियन और चाहिए। लिंजुई उस रिंग्स को उठाने के बाद उनको अपने रुमाल के साथ साफ कर रहा था और साथ ही नैनगोंग ली से कहता है, तुम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते होगे कि मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी रिंग के ऊपर लगे हुए ब्लड को इस तरह साफ कर रहा हूँ। नैनगोंग ली उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर गलत हूँ, मुझे ये बात पता है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जान से मत मारना। लिंजुई से कहता है, मुझे ये बताओ, तुमने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, तुमने
गलती की है तो तुमने क्या गलती की है। गोंग ली से कहता है मैंने यहाँ पर ये गलती की है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस होता हूँ। मैं पर्सनली तुम्हारी बात को अपने माइंड पर ले लिया और उसके बाद तुमसे जेलस हो रहा हूँ कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, वजह से मैं तुम्हारे खिलाफ था। यही मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा गलत किया है। लिंजी मंकी से कहता है चलो शुक्र है कि इसने रिपेंट किया, इसे पता है कि इसने क्या गलत किया है, इसे यहाँ पर पिलर के साथ बांध दो, फिलहाल के लिए इसे बांध दो, ये हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। मंकी उसे वहीं पर पिलर के साथ बांध देता है। जबकि हमारा लिंजी वापस मुड़ता है बिटर मॉन्क के पास और उसके पास आता है और उसे कहता है जबकि ये सारा मसला हल हो चुका है, जब बुद्धा एम्पर के पास लेकर जा सकते हो, तुमने कहा था कि जो भी जीतेगा उसे बुद्धा एम्पर से मिलने का मौका मिलेगा। तो बिटर मॉन्क उसे कहता है लेकिन माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर थोड़ी देर रुके, मुझे अभी इस मैटर के ऊपर थोड़ी सी ब्रीफिंग और चाहिए, मैं आपको ऐसी अपने बुद्धा एम्पर के पास लेकर नहीं जा सकता। साथ ही वो सोच रहा होता है हमारे साउदर्न रॉम में इस तरह का एक एक्सपर्ट कहाँ से आ गया जो कितना ज्यादा पावरफुल है कि जिसने अकेले ही 3 क्लैंस को हरा दिया। हमारा लिंजी बिटर मॉन्क से कहता है बिटर मॉन्क क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इंतजार करूँ। तो वो बिटर मॉन्क हमारे लिंजी से कहता है मास्टर लिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं धमकाना चाहिए, क्योंकि आप अगर मुझे यहाँ पर धमकाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, कि मेरे पीछे बुद्धा एम्पर की सपोर्ट है और बुद्धा एम्पर की वजह से कोई भी मुझे यहाँ पर धमका नहीं सकता। हमारे लिंजी से कहता है तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर किया है तो फिर ठीक है, कि तुमने मुझे मजबूर कर ही दिया है तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ न्यू जाओचुन तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो जब हमारे लिंजी वहाँ पर एक नाम लेता है न्यू जाओचुन का, तो इसी के साथ ही बिटर मॉन्क को काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो आगे बढ़ता है हमारे लिंजी से कहता है योर एक्सीलेंसी ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आप हमारे गेस्ट बने हैं, जबकि आप मेरे बहुत ही अच्छे मेहमान हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर बात कैसे कर सकते हैं, मेरे साथ है, हम लोग बाहर जाकर किसी अच्छी जगह के ऊपर बात करते हैं। लिंजी से कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। लिंजी से कहता है मुझे ये बताओ कि तुमने हमारे 4 क्लैंस को यहाँ पर इनवाइट किया था इस मंकी को पकड़ने के लिए। नैनगोंग क्लैन के लोग फॉर्मेशन बनाने में अच्छे हैं, इंपीरियल बीस्ट क्लैन के लोग बीस्ट को टेम करने में अच्छे हैं, कि बारबेरियन क्लैंस के लोग स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन सभी की तो समझ आती है, लेकिन तुमने यहाँ पर गॉडेस क्लैन के लोगों को क्यों बुलाया है, यानी विंड और मून क्लैन के लोगों को क्यों बुलाया था, चारों लड़कियों को क्यों बुलाया गया है। तो बिटर मॉन्क उसे कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बात बताऊं तो वो बात ये है तुम्हारे विंड एंड मून क्लैन में सिर्फ और सिर्फ गॉडेसेस हैं और सारी की सारी लड़कियां हैं, तो वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हमें लगा कि इन लोगों को भी यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए, अगर बाकी के सभी लोग फेल हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो बंदर, क्योंकि वो एक मेल बंदर है, खूबसूरत फेरी या गॉडेस को देखकर उसके पीछे लग जाए, प्यार में पड़ जाए, इस तरह हम लोग आसानी के साथ उस बंदर को रिमूव कर पाएंगे। सिर्फ यही मकसद था तुम लोगों को यहाँ पर बुलाने का। बस सुनते ही वो लड़कियां कहती हैं ये क्या बकवास हो रही है, ये तो वाकई में सच हो गया, हमारे लिंजुई ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बिटर मॉन्क हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, इन्हें लगता है कि हम लड़कियां पर सिर्फ एक बंदर को रिझाने के लिए रह गई हैं। उसे कहती है बिटर मॉन्क तुम एक मॉन्क हो और तुम यहाँ पर औरतों के बारे में इस तरह सोचते हो, तुम्हें लगता है कि उन्हें एक बंदर के साथ मेटिंग करनी चाहिए, तुम बहुत ही बुरे हो। मॉन्क बेचारा उन सभी की बातें सुनने के बाद कह रहा था अमिताभा मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पर उस बंदर को पकड़ना चाहता था। फिर साथ ही वो सोच रहा था यहाँ पर लड़कियों का पारा बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो वो लिंजुई का हाथ पकड़ता और कहता है मास्टर लिंजुई प्लीज मेरे साथ आए, मैं आपको बुद्धिस्ट टेंपल तक लेकर जाता हूँ जहाँ पर आप बुद्धा एम्पर से मिल सकते हैं। बाकी सभी लोगों से वो कहते हैं तुम सभी लोग यहीं पर रुको और इंतजार करो, हम लोग बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। तो बिटर मॉन्क हमारे लिंजुई को अपने साथ लेकर उस टेंपल से बाहर निकल आता है और बाहर निकलते हुए दूसरे टेंपल की तरफ जा रहा था। वो उसे कहता है तो बिटर मॉन्क हमारे लिंजुई से कहता है मास्टर लिन अब यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इस नाम के बारे में कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला न्यू जाओचुन के नाम के बारे में। हमारे लिंजुई से कहता है मास्टर बिटर ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये तुम्हारा ही नाम है। बिटर मॉन्क अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और उसे कहता है लेकिन मास्टर लिन आपने मुझे पहचाना कैसे। तो लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बात को तुम्हारे लिए क्लियर करना होगा कि तुम हर वक्त अपने मुंह के ऊपर मास्क पहन कर आते हो, इसी वजह से कोई तुम्हें पहचान नहीं सकता, तुम जहाँ पर बिटर मॉन्क हो किसी और जगह पर तुम न्यू जाओचुन थे। एमरल्ड हाउस एंड्योरेंस रैंकिंग की रैंकिंग में तुम्हारा जो सर प्लेस था वो सेकंड प्लेस थी, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई चेक नहीं करेगा। बस सुनने के बाद बिटर मॉन्क हैरान होकर उसे कहते कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर आपकी फर्स्ट रैंकिंग थी, वहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग के विनर थे। हमारे लिंजुई से कहता है हाँ ऐसी बात है। फिर साथ ही वो से कहता है ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जाओचुन से एक फेवर चाहिए, तो क्या जाओचुन मेरी मदद करेगा जब भी यहाँ पर कोई मुसीबत आए कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब साउदर्न राम में कोई ड्रामा लाएगी तो तुम्हें मेरी साइड के ऊपर से मेरा साथ देना होगा। जाओचुन से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है इसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता है, मैं इसे यहाँ पर ना कैसे कर सकता हूँ, चाहे मुझसे यहाँ पर कुछ भी करवा ले मुझे वो करना ही पड़ेगा। फिर साथ ही हमारे लिंजुई से कहता है अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पर रैंडमली किसी को नहीं मारा, यहाँ पर तुमने जिन 3 लोगों को बुलाया था, जिन 3 बड़ी फैमिलीज के लोगों को बुलाया था, वो सभी लोग पहले से उन लोगों के साथ मिल चुके हैं। बारबेरियन क्लैन और बीस्ट कंट्रोलिंग क्लैन ये लोग भी, ये सभी लोग भी डार्क साइड को ज्वाइन कर चुके हैं, ये लोग भी डार्क
एम्परर यानी कि उस डीमन किंग को ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इनकी जान लेकर इन सभी को एक छोटा सा सबक सिखाया, क्योंकि हम सभी लोग बुद्धा एम्परर की तरफ से फाइट करने वाले हैं। सभी लोग डार्क साइड से फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जियान क्लैन, मैंने जाओ क्लैन और इसके साथ साथ विंड एंड मून क्लैन, तीनों क्लैंस को यूनाइटेड कर दिया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अब जहाँ पर बुद्धा एम्परर की मदद चाहिए, प्लीज मुझे बुद्धा एम्परर तक ले जाओ, मुझे बुद्धा एम्परर से बात करनी है। वो उसे टेंपल के बाहर लेकर आता है और उसे कहता है तो मैं यहीं पर तुम्हारा साथ दे सकता था, इससे आगे तुम्हें आगे जाना होगा क्योंकि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यहाँ पर इस टेंपल के अंदर तुम्हें बुद्धा एम्परर मिलेंगे। तुम्हारा लिंजू से कहता है अच्छा ठीक है फिर तुम चले जाओ। तो बुद्धा एम्परर तो बिटर मॉन्क वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा लिंजू बुद्धा एम्परर से मिलने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाता है। जब वो सीढ़ियां चढ़ के अंदर जाता है, सीढ़ियां चढ़ के अंदर जाता है तो वहाँ पर सामने से एक फिनिक्स दिखाई देता है। उस फिनिक्स को देखकर कहता है तो बुद्धा एम्परर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। टेंपल के अंदर सामने एक बड़ा सा फिनिक्स बैठा होता है, वही बुद्धा एम्परर होता है। तुम्हारा लिंजू के पास आने के बाद उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है मैंने बुद्धिस्ट वेज के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। बुद्धा वे के मुताबिक इंसान को दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं होता, लेकिन एक तरफ तुम हो जो कि बुद्धा एम्परर हो, लेकिन बुद्धा एम्परर होने के बावजूद तुमने अपनी सेल्फिश रीजंस के लिए मास्टर सुमेरो को कैद किया, जिसकी वजह से वेस्टर्न राम में बहुत ही बड़ी खलबली मची थी। इसके अलावा तुमने वेस्टर्न राम में इंक ड्रैगन एम्परर को भी डिवाइड किया था, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से छुप कर बैठे हुए हो। तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर छुप कर क्यों बैठे हुए हो? तुझे बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चलाकर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर मुझे जज कर रहे हो जबकि मैं एक एम्परर हूँ। लिंजियो से कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें जज कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ये कोई पुरानी कहानियां नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे पर कमेंट कर रहा हूँ कि तुम वाकई में यहाँ पर छुप कर बैठे हो। बुद्धा एम्परर की बात सुनने के बाद बहुत सा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इसी के साथ उसके एक के साथ साथ काफी सारे सर निकल आते हैं। आपने पहले भी इसका नाम सुना था कि 9 सर वाला बुद्धा एम्परर, तो अब इसके यहाँ पर 9 सर निकल आते हैं। बुद्धा एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर मेरी इस तरह से इंसल्ट कर सकते हो? तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो, तुम क्या हो? बुद्धा एम्परर को भी इस बारे में पता है कि यहाँ पर एक हिमली मिरर है और उस हिमली मिरर ने डीमन किंग को दोबारा से रीइंकार्नेट किया है। वो हमारे लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें वो चीज हो जिसको उस मिरर ने रीइंकार्नेट किया है? हमारे लिंजुई कहता है तो क्या तुम्हें भी उस हिमली मिरर के बारे में पता है कि उसने डीमन किंग को दोबारा से रिवाइव किया है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। लिंजुई से कहता है मैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना तो जरूर पता है कि उसने तुम्हारी साउथर्न राम के आधे हिस्से के ऊपर तो कब्जा कर रखा है। वहाँ पर जो टेरिटरीज 8 क्लैंस में से 4 क्लैंस उसकी साइड के ऊपर मिल चुके हैं। बुद्धा एम्परर बिल्कुल भी रेडी नहीं है उससे फाइट करने के लिए। बुद्धा एम्परर यहाँ पर अपने टेंपल में छुपकर बैठा हुआ है। बुद्धा एम्परर से कहता है जबकि तुम वो नहीं हो, इसे हिमली मिरर ने रीइंकार्नेट किया है, तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। हमारे लिंजुई से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ, मैं बुद्धा एम्परर से डील करने के लिए आया हूँ। बुद्धा एम्परर से कहता है तुम्हारे जैसा एक कमजोर इंसान जो कि खुद रीइंकार्नेशन राम में है, वो मेरे साथ एक डील कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारे साथ डील क्यों करूंगा? हमारे लिंजुई से कहता है मेरे पास जियान क्लैन है, इसके साथ साथ याओ क्लैन और विंड एंड मून क्लैन है, ये सभी के सभी क्लैन मेरे साथ मिल चुके हैं। इन तीनों को मैंने एक अलायंस में बाइंड कर लिया है। साथ ही वो सोच रहा था मैं इसे जाओ जून के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्या फिलहाल के लिए इसे बताना मुनासिब नहीं है। बुद्धा एम्परर हमारे लिंजुई से कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुमने तीनों क्लैंस को एक साथ अलायंस में बाइंड कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसके साथ मेरे साथ कोई डील कर सकते हो। लिंजुई से यहाँ पर एक कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। वो से कहता है चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही पहले वक्त की बात है, एरा ऑफ द इंपीरियल यूनिटी की। मरे हुए इंसान की स्पिरिट का एक छोटा सा हिस्सा था जो कि इस पूरी गैलेक्सी में इसी तरह घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ पर जाना है। तोल का टुकड़ा यहाँ पर आसपास पूरी गैलेक्सी में जा बोल रहा था। वो 4 डायरेक्शन स्टार राम में पहुंचा, तो वहाँ पर पहुंचने के बाद जब वो डेसिपेट होने वाला था कि वो पिछले कई सालों से गैलेक्सी में इसी तरह उड़ रहा था और उसे अपने लिए कोई बॉडी नहीं मिल रही थी। फाइनली उसे यहाँ पर हिमली मिरर मिला। तो हिमली मिरर क्योंकि एक सैक्रेड आइटम है, तो सैक्रेड आइटम की मदद से वो कुछ भी कर सकता था। वो जो स्पिरिट का टुकड़ा था वो इस हिमली मिरर के अंदर चला गया। उसके बाद इस राम में एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई। सभी लोग जो 4 क्लैंस के लोग थे वो आपस में फाइट करना स्टार्ट किया और उन चारों लोगों के फाइट करने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई। सभी के मरने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी डेथ एनर्जी निकली, क्योंकि लोगों के मरने की वजह से बहुत सारी डेथ एनर्जी निकलती है और सारी डेथ एनर्जी उसने अब्सॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से जो डिवाइन माइंड था उसको रिचार्ज करने में काफी ज्यादा मदद मिली। उसके बाद क्योंकि अब उसके पास हिमली मिरर आ चुका था, तो अपने आप को रिवाइव करने के लिए उसे सिर्फ इसी चीज की जरूरत थी, वो अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर सकता था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जो रिफ्लेक्टिंग मिरर था वो हिमली मिरर उसने उसके डिवाइन सेंस को भी अब्सॉर्ब कर लिया, उसने उसको अपने लिए अब्सॉर्ब कर लिया। अब से उस मिरर ने उसे अपने लिए अब्सॉर्ब कर लिया। उस मिरर के पास अपनी कॉन्शियसनेस आ गई, यानी कि वो हिमली मिरर अब अपने आप से सोच सकता है। इन सारे चक्कर के दौरान उसने अपनी 90% पावर को खो दिया, जिसकी वजह से 1000 साल तक उस मिरर के खोए रहने के बाद 33 साल पहले वो यहाँ पर दोबारा से अपीयर हुआ था और 33 साल पहले किसी ने उसको डिस्कवर किया और वो तुम थे। तुमने उस मिरर को डिस्कवर किया था, लेकिन जब वो मिरर तुम्हें मिला था उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो तुम्हारे साथ फाइट कर सकता था। तुम दोनों ने आपस में बहुत ही बड़ी बैटल की। दोनों की बैटल के बाद दोनों ही हार गए। दोनों के हारने के बाद वो हिमली मिरर अब यहीं पर है, लेकिन अब यहाँ पर हिमली मिरर ने एक नया प्लान स्टार्ट कर दिया है। बुद्धा एम्परर से कहता है मुझे ये बताओ कि अब उसने कौन सा नया प्लान स्टार्ट किया है। लिंजुई से कहता है उस हिमली मिरर ने अब यहाँ पर ये वाला नया प्लान स्टार्ट किया है कि वो मिरर अब एक इंसान बनना चाहता है, वो एक असली का इंसान बनना चाहता है। ये वाली बात सुनने के बाद बुद्धा एम्परर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ ही वो एक फिनिक्स से इंसान बन जाता है और इसके सामने खड़े होकर उसे कहता है ये बुद्धा एम्परर पिछले कई हजार साल
से कल्टीवेट कर रहा है एक इंसान बनने के लिए। आज भी मैं अपनी इस शेप को इंसानी फॉर्म नहीं कह सकता, मैं अपने आप को एक असली इंसान बिल्कुल भी नहीं कह सकता। तो इस मिरर को क्या लगता है कि वो एक मिरर से इंसान बन सकता है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, कि मैं एक पंछी से इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लिंजी से कहता है बुद्धा एम्परर हमारे पास ये बातें सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि उस मिरर ने जो कर दिखाया है अब वो एक असली का इंसान बन सकता है। सुनते ही बुद्धा एम्परर कहता है इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि वो वाकई में एक इंसान बन चुका है? लिंजी बुद्धा एम्परर से कहता है हाँ ये वाकई में सच है, मैं उस बंदे से मिल चुका हूँ जिसको उस मिरर ने खुद बनाया है। वो मिरर की थॉट्स के साथ पैदा हुआ है और उसे बहुत ही जल्दी मिरर से एक असली इंसान बन जाएगा। बंदे से मैं मिला था, उसका नाम लूशू है और उसकी पावर्स अभी इतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि उसकी कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा लो है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उसकी कल्टीवेशन लेवल एम्परर लेवल तक पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कि उसकी पावर जब मिरर एबिलिटीज के साथ मिक्स होती है तब उसकी पावर 5th लेवल तक पहुंच जाती है एम्परर राम के, तब तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। बुद्धा एम्परर से कहता है लेकिन पहली बार जब मैं उसे मिला था तब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, फिलहाल तो उसकी पावर्स काफी ज्यादा कम है। लिंजी से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फिलहाल उसकी पावर्स काफी ज्यादा कम है, लेकिन तुम्हारी राम में जो 3 किंग है तीनों एम्परर लेवल है, लेकिन वो तीनों लॉर्ड लेवल के एम्परर है। इसी का मतलब यह है कि वो तीनों इस मिरर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो इस बार एक मशहूर नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उस मिरर ने अपने लिए एक नई बॉडी हासिल करने के लिए पूरी 3 मिलियन डेड बॉडीज का यूज किया। 3 मिलियन डेड बॉडीज को यूज करते हुए उसने अपनी फ्लैश बॉडी बनाई है। इसके बाद अब बहुत ही जल्दी वो अडल्टहुड तक पहुंच जाएगा, यानी कि वो जवान हो जाएगा। एम्परर की बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है उसके पास 3 मिलियन बॉडीज कहाँ से आई है, आखिर वो इतनी ज्यादा बॉडीज कहाँ से लेकर आया है, क्या वो कब्रिस्तान में बैठा रहता है? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, क्या तुम भी वहाँ पर उसके साथ थे जब वो डेड बॉडीज को इकट्ठा कर रहे थे? हमारे लिंजी से कहता हाँ मैं वहाँ पर था जहाँ पर मैंने 3 मिलियन डेड बॉडीज को देखा था। मिलियन डेड बॉडीज के साथ उसने अपनी बॉडी को दोबारा से रिवाइव किया है। सिर्फ मैंने वहाँ पर डेड बॉडीज को देखा था, बल्कि मैं उसकी डाउ लाइट के अंदर मरने वाला था, उसने मेरे पर अटैक भी किया था। जैसे कहता है बुद्धा एम्परर तुम्हें मेरी बातों से अंदाजा तो हो गया होगा कि वो चीज क्या कर सकती है, तो हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। बुद्धा एम्परर से कहते हैं अब जबकि तुमने कहा कि उस मिरर ने वहाँ पर एक परफेक्ट बॉडी बना ली है, तो मुझे लगता है कि अब उसको एक परफेक्ट सोल की भी जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट सोल तुम हो। क्या वो तुम हो? लिंजी से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये गैस बिल्कुल ठीक है, हाँ वो परफेक्ट सोल मैं ही हूँ। लिंजी कहता मुझे ये बताओ क्या तुम समझते हो कि मैं इसलिए क्वालिफाइड हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम कर सकूँ, मैं तुम्हारे साथ डील कर सकूँ? बुद्धा एम्परर हमारे लिंजी से कहता है चलो ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ, ठीक है तुम क्वालिफाइड हो, तुम मेरे साथ डील कर सकते हो, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे साथ कैसे कोऑपरेट करना है, तुम्हें क्या डील करनी है? लिंजी से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें ये डील देने वाला हूँ कि मैं अपने साथ इन चारों क्लैंस को लेकर इन चारों क्लैंस की मदद से में जो रिबेलियन हो रही है बाकी के चारों क्लैंस को सप्रेस करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जबकि साथ ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम्हें हिमली मिरर को हराना होगा। उस हिमली मिरर के साथ फाइनल फाइट तुम्हारी होने वाली है। द एम्परर से कहता है लेकिन तुम इस सब में मेरी हेल्प कैसे करोगे? लिंजी अपने पास से चारों सेक्रेट स्वर्ड्स निकालता है और उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सारी की सारी तलवारें पुराने बुद्धा एम्परर की तलवारें हैं, इसके साथ साथ मेरे पास 5 डिवाइन डिस्ट्रक्टिव किलिंग फॉर्मेशन भी है। इस सब की मदद से तुम्हारे लिए गॉड किलिंग फॉर्मेशन बनाऊंगा, जिसकी मदद से तुम हिमली मिरर को बड़ी आसानी से मार पाओगे। लेकिन इस गॉड किलिंग फॉर्मेशन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और मेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है जिसको मैं कंज्यूम कर सकूं, तो मुझे इसमें भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो एम्परर से कहता है तुम बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, वो चीज अगर साधारण राम में मिलती हुई तो मैं तुम्हारे लिए जरूर हासिल करूंगा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा जिसके के साथ तुम यहाँ पर फॉर्मेशन को सेटअप कर सको। पर लिंजी से कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, वो चीज तुम्हारे पास है, मुझे मिरर ऑफ 10,000 बुद्धास चाहिए। बुद्धा एम्परर से कहता है नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या तुम्हें पता है कि मिरर ऑफ 10,000 बुद्धास वो क्या है? वो मेरा बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेजर है, वो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता। लिंजी से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रिंगी हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे इस बारे में मना करने वाले हो, क्योंकि तुम तो इस मिरर को यूज भी नहीं कर सकते, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इतनी कमजोरी के साथ तुम इस मिरर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम उस मिरर ऑफ 10,000 बुद्धास को अपने पास इसलिए संभाल कर रखे हुए कि ये सब कुछ ठीक होने के बाद जब तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएगी, जब तुम हील हो जाओगे तब उसको यूज करोगे। अफसोस की बात तो यह कि अगर तुमने इस मिरर को मुझे यूज करने के लिए नहीं दिया तो तुम उस मिरर को यूज करने के लिए बचोगे ही नहीं। बुद्धा एम्परर से कहते हैं अगर मैं वो मिरर ऑफ 10,000 बुद्धास तुम्हें दे भी देता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसको यूज कर पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धा एनर्जी से एक्टिवेट होता है, तुम्हारे पास बैप्टिज्म बिल्कुल भी नहीं है। जिसे कहता है तो क्यों ना मैं यहाँ पर ट्राई करके देख लूँ, ट्राई करने में क्या खर्च है? तो वो अपने पास से 10,000 बुद्धा मिरर को निकालता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है चलो तुम ट्राई करके देख सकते हो, यहाँ मेरा सबसे बड़ा खजाना है, ये 10,000 मिरर ऑफ बुद्धा है। वो उसको एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर उसके आसपास बहुत सारे मॉन्क्स निकल आते हैं, वो सारे के सारे मॉन्क्स तकरीबन 10,000 मॉन्क्स होंगे, इसी वजह से 10,000 बुद्धा मिरर कहा जाता है। फिर से एक मॉन्क जो होता है वो हमारे लिंजी के सामने आकर बैठ जाता है, तो हमारे लिंजी से ग्रीट करते हुए कहता है 10,000 बुद्धास, मेरा नाम लिंजुई है और मैं यहाँ पर 10,000 बुद्धा मिरर को लेने के लिए आया हूँ, क्या आप यहाँ पर मेरी हेल्प करेंगे? तो कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पर 10,000 बुद्धा मिरर को लेना है तो इसके लिए तुम्हें बैप्टिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या तुम बैप्टिज्म को ले सकते हो या नहीं। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे लिंजुई की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, वो चेक करते हैं क्या उसकी बॉडी के अंदर बुद्धा एनर्जी है या नहीं। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी मॉन्क्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, हमारे लिंजुई की बॉडी के अंदर एनर्जी को एंटर कर रहे होते हैं। लिंजुई वहाँ पर सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता और कहता है तो मैं तो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। इसी के साथ ही वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इससे लिंजुई की बॉडी के अंदर से 7 कार्मा डीमन की परछाई दिखाई देती है। अब हमारे लिंजुई के पास 7 कार्मा डीमन की एनर्जी भी है, तो बुद्धा एम्परर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है
और कहता है इस लड़के के पास तो डिमोनिक नेचर है जो कि 7 कार्मा डीमन एम्परर की है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लड़के ने यहाँ पर जिस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज किया है, ये स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मास्टर सुमेरो की है। कि ये लड़का इन दोनों चीजों को यूज करते हुए यहाँ पर गोल्डन बॉडी बनाने वाला है, यानी ये अपनी बॉडी को गोल्डन बॉडी में चेंज करने वाला है। वो भी यहाँ पर मेरे इस बुद्धा हाल के अंदर ही ये सब कुछ करने वाला है। क्या ये यहाँ पर वाकई में ये कर पाएगा? क्या ये अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके गोल्डन बॉडी हासिल कर पाएगा? एम्परर भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है इस लड़के की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जहाँ पर गोल्डन बॉडी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, यहीं पर बैठकर मेरे सामने मेरे टेंपल में लिंजी वहीं पर बैठे बैठे ये सारी प्रैक्टिस परफॉर्म करता है। तकरीबन 12 घंटे गुजर जाते हैं। 12 घंटे गुजरने के बाद हमारे लिंजी ने गोल्डन बॉडी हासिल कर लिया है, उसने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया है। हमारे लिंजी के पास जो अब डीमन था, उस डीमन के साथ अब बुद्धा भी मिक्स हो चुका है। बुद्धा और डीमन दोनों एक साथ होते हैं। तो एम्परर भी नीचे खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और कहता है ये लड़का तो सक्सेसफुल रहा, इसने गोल्डन बॉडी हासिल कर ली यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन मिरर के सामने, जो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस लड़के ने इसको पॉसिबल कर दिखाया है। उसके बाद हमारे लिंजी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ से बैटल बॉडी है, इसके अलावा मेरे पास जो डिवाइन माइंड है और साथ में ये की पावर सारी की सारी अब रीइंकार्नेशन राम के 9th लेवल तक पहुंच चुकी है। हमारे लिंजी से पूछते हैं तुमने जहाँ पर गोल्डन बॉडी को हासिल किया है, मुझे ये बताओ कि ये कौन से टाइप की गोल्डन बॉडी है? लिंजी से कहता है ये बुद्धा एम्परर के साथ साथ में 7 डीमन कार्मा एम्परर, उन दोनों के बॉडी को मिक्स करने के बाद गोल्डन बॉडी हासिल की जाती है, को बुद्धा कार्मा कहते हैं। तो बुद्धा एम्परर से कहता है मैंने बहुत सारी गोल्डन बॉडीज के बारे में सुन रखा है, हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक टोटल 36 गोल्डन बॉडीज होती है ह्यूमन एंड अर्थ में, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी वाली इस गोल्डन बॉडी के बारे में नहीं सुना। तुम इसे कह रहे हो कि ये बुद्धास कार्मा गोल्डन बॉडी है। लिंजी से कहता है मैंने तो इसे बस रैंडमली पिक किया है, मुझे नहीं पता था कि ये वाली गोल्डन बॉडी मुझे मिल जाएगी। तो लिंजी से कहता है जबकि तुम्हारे पास जो 10,000 बुद्धा मिरर था अब वो मेरे पास है और वो मुझे मिल चुका है, तो मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं इस वादे को पूरा करूंगा, मैं अपने डील से पीछे नहीं हटने वाला। लिंजी के पास से 10,000 बुद्धा मिरर को लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि बुद्धा एम्परर वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है। मुझे लगता है कि 3 किंग्स के एरा बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, अब नई जनरेशन आ रही है जो कि नए एम्परर्स बनेंगे। वहाँ लिंजी वहीं पर अभी बुद्धिस्ट टेंपल में रात गुजारने वाला है, तो वो टेंपल के डोम्स की तरफ जाता है। वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ लिंजी दरवाजे के बाहर जाता है, वहाँ पर अंदर से आवाज आती है कौन है वहाँ पर, क्या कोई है यहाँ पर? जैसे दरवाजे के करीब पहुंचता है उसके ऊपर अटैक होता है, कोई नीडल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लिंजी उस नीडल को बाहर निकालता है और उनसे कहता है क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ इस तरह ट्रीट करती हो? थोड़ी देर पहले तो तुम लोग कह रही थी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तब तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर रही हो। तो जीतर गॉडेस बाहर निकलती है और कहती है सिस्टर्स तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये तो मास्टर लिन है, मास्टर लिन वापस आ गए हैं। भागती हुई लिंजी के पास आती है और से कहती है मास्टर लिन कहीं बुद्धा एम्परर ने आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? हमारा लिंजी से कहता है बुद्धा एम्परर मेरे साथ क्या ही बुरा कर सकता है, उसे मेरे साथ बुरा क्यों करेगा? फिर साथ ही बाकी की लड़कियां बाहर निकल आती है और उसे कहती है तो हमारे सीन किंग ने तो यहाँ पर फिर से ब्रेक थ्रू हासिल किया है, अब ये रीइंकार्नेशन राम के 9th लेवल तक पहुंच चुके हैं। भी लड़कियां फिर से हमारे लिंजी की वहाँ पर तारीफें कर रही होती है, काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। पेंटिंग वाली गाड़ी जल्दी से आगे बढ़ती है, हमारे लिंजी के साथ ही चिपक जाती है और उसे कहती है मास्टर लिन आप रास्ते की स्टोरी मुझे बता सकते हैं, अगर हमने वहाँ पर कोई स्ट्रेंज इनकाउंटर किया हो तो मुझे बता सकते हैं। शांति उसे कहती है कहीं बुद्धा एम्परर ने आपको कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दी, बुद्धा एम्परर ने आपको कुछ कहा तो नहीं? लिंजी से कहता है वो मुझे इंस्ट्रक्शंस कैसे दे सकता है? लिंजी उनसे बातें करने के बाद लिंगशान की तरफ आगे बढ़ता है जो कि बुक गॉडेस है। वो उसे कहता है बुक गॉडेस तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। बुक गॉडेस उसे कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हूँ। मेरी बॉडी के अंदर अब जो ब्रेथ है वो सडनली बहुत ज्यादा अजीब हो गई है, यानी बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है। पहले तो वो ब्लॉक हो चुकी थी मेरी उस गलत फॉर्मेशन की वजह से, बहुत ज्यादा साफ हो चुकी है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको मेंटेन करने में। लिंजी जाता जाकर उसके सर के ऊपर 2 बार टैप करता है और उसे कहता है लिंजी से कहता है रात काफी ज्यादा हो चुकी है, जाओ जाकर अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। फिर साथ ही उससे पूछता है क्या यहाँ पर मेरे के लिए किसी रूम का बंदोबस्त किया गया है? मेरा रूम कहाँ पर है? वो उसे कहती है हाँ आपके लिए रूम का बंदोबस्त किया गया है, वो वेस्ट विंग में है, वहाँ पर आपके लिए एक सिंगल रूम बुक किया गया है, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर खड़ी खड़ी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि वो हमारे लिंजी का गलत मतलब ले रही होती है। नेक्स्ट सीन में लिंजी के रूम का दिखाया जाता है। लिंजी अपने रूम में जाता है, अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और कहता है मैंने गोल्डन बॉडी तो हासिल कर ली है, इसी गोल्डन बॉडी जो कि डिमोनिक 7 कार्मा डीमन एम्परर के डिमोनिक की के साथ और साथ में बुद्धा एम्परर की एनर्जी के साथ मिक्स करके बनाई गई है, लेकिन अभी भी जो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, इसे मैं काफी मुश्किल के साथ संभाल पा रहा हूँ। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने के बाद बुक गॉडेस अंदर आती है, साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है। उसे कहती है माय लॉर्ड मैं अंदर आ रही हूँ। उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है लिंगशान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात के वक्त, तुम मुझसे क्या पूछने के लिए आई हो? उसे कहती है मास्टर प्लीज अपनी आवाज को शांत रखे, कहीं मेरी सिस्टर्स को पता न चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर साथ ही वो कहती है मास्टर आपने तो मुझे यहाँ पर रात के वक्त आने को कहा था, आपने तो कहा था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लिंजी से कहता है क्या मैंने यहाँ पर तुम्हें आने का कहा था, लेकिन मैंने तो तुम्हें आने का नहीं कहा। वो उसे कहती है आज जब वापस आए थे आपने मेरे सर के ऊपर 2 बार टैप किया था, साथ ही आपने मुझे कहा था कि अपने कमरे के अंदर जाकर रेस्ट करूँ। आपने मुझसे पूछा क्या मेरा कमरा कहाँ पर है, तो मतलब ये था कि आपने मेरे सर पे 2 बार टैप किया कि मतलब रात के 2 बजे मैं चुपचाप तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ। नहीं चाहते थे कि बाकी की सिस्टर्स को पता चले, इसलिए तुमने डायरेक्टली वहाँ पर नहीं कहा कि रात के 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ। तुमने मेरे सर के ऊपर 2
बार टैप करके मुझे इशारा किया था, तो मैं समझ गई कि तुम यही चाहते हो कि मैं रात के वक्त तुम्हारे रूम में आऊँ। लिंजी इसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था इसने यहाँ पर क्या समझ लिया, मैंने तो बस वैसे इसके सर के ऊपर टैप किया था, इसने बहुत ज्यादा गलत समझ लिया। लिंजी वहीं पर बैठे बैठे सोच रहा होता है। मुझे याद आया यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन भी है कि इशारे के साथ भी लोग बात को समझ जाते हैं कि दूसरी तरफ लिंगशान वहाँ पर वो भी ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और सोच रही थी कहीं मैंने यहाँ पर इसके बात को गलत तो नहीं समझ लिया, इसने वहाँ पर वैसे मेरे सर पे टाइप किया और मैं यहाँ पर इसके रूम में चली आई हूँ। लिंजी से कहता है नहीं नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं समझा, चलो जल्दी से आ जाओ। अपने बिस्तर के ऊपर बुला लेता है। आदि से कहता है ठीक है अपने कपड़े उतार दो। वो वहीं पर खड़ी खड़ी अपने कपड़े उतार देती है और उसके बाद बिस्तर के ऊपर आ जाती है। तो जुंजी उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि पहली बार में बहुत ही प्यार से किया जाता है। लिंगशान उसे कहती है लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा पहली बार है। तुम्हारा लिंजी से कहता है मुझे सिर्फ इतना नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है। नेक्स्ट सीन सुबह के वक्त दिखाया जाता है। सुबह के वक्त तुम्हारा लिंजी अपनी शिप से बाहर निकलता है और चारों गार्ड्स भी उसके साथ ही होती हैं। चलिए जितर गार्ड उससे कहती है मास्टर कल रात मैंने एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनी थी, रात को तकरीबन 2 बजे के करीब। कि हमारे स्टैंड किंग ने भी वो आवाज सुनी होगी, क्या आपने वो आवाज सुनी थी? बुक गार्ड दूर खड़ी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और चिल्लाकर उसे कहती है सिस्टर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हमने कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। लिंजियन से कहता हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल जहाँ पर जियान क्लैन से कोई आ रहा है। क्लैन का एक मेंबर जिसका नाम अंकल चैंग होता है वो वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर आने के बाद लिंजी से कहता है मास्टर लिन आप जहाँ पर हैं मैं हर जगह के ऊपर आपका ढूंढ कर आ चुका हूँ लेकिन आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिले, तो आप फाइनली मुझे जहाँ पर मिल ही गए हैं। पास एक लेटर निकालता है और कहता है नाम एल्डर चैन है और मैं जियान क्लैन से जहाँ पर आपके लिए एक इन्विटेशन लेटर लेकर आया हूँ। इन्विटेशन लेटर के मुताबिक हमारे जियान क्लैन का नया पैट्रियार्च चुना जाएगा और नए पैट्रियार्च की जो ताजपोशी की सेरेमनी होगी उस पर आपको इनवाइट किया गया है। चाची ने आपको पर्सनली इनवाइट किया है तो आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। जीतर गार्ड से कहती है आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आपके पास तो पहले से एक पैट्रियार्च थे। तो वो उसे बताता है कि हमारे पास अब एक नई पैट्रियार्च आने वाली है। स्वॉर्ड फादर जो कि अभी कुछ ही वर्षा पहले ठीक हुए थे, उनके ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी का जितना काम था सारा अपनी पोती को संभाल दिया है। सारा अपनी पोती को देने के बाद गुजर गए। उनके गुजरने के बाद अब यहाँ पर नया पैट्रियार्च चुनने का वक्त आ चुका है और हमारे पास उनकी पोती है जियांची, वो यहाँ पर हमारी नई पैट्रियार्च बनने वाली है। वो हमारे लिंजी कहता है मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर जियांची की सेरेमनी में जाने वाले हैं क्योंकि जियांची इनकी नई पैट्रियार्च बनेगी। गार्डियन उसे कहती है मास्टर ये सब कुछ तो आप पर डिपेंड करना है कि आप वहाँ पर जाना चाहते हैं या नहीं। तुम्हारे लिंजी कहता है क्यों नहीं, हम लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे। लिंजी एल्डर चैन से कहता है एल्डर चैन मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से वापस चले जाए, जाकर जियांची को बता दें कि हम लोग पहुँच जाएंगे। ताना के लिंजी अपनी टीम के साथ वहाँ पर जरूर आएगा। एल्डर चैन उसे कहते हैं ठीक है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी से वापस अपने जियान क्लैन में जाता हूँ, जाकर अपनी पैट्रियार्च को ये खुद न्यूज देता हूँ कि आप यहाँ पर आने के लिए आपने वादा किया है। इसके बाद ये लोग अपनी शिप के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लिंजी डेक के ऊपर खड़ा होता है। जीतर गार्ड उसके पास आती है और उसे कहती है मिस्टर लिंजी आपने एल्डर चैन को वहाँ से पहले वापस क्यों भेज दिया, आप उन्हें हमारे साथ भी तो शिप के ऊपर आने दे सकते थे क्योंकि हम लोग भी तो स्वर्ग क्लैन की तरफ ही जा रहे हैं, आपने उन्हें शिप के ऊपर क्यों नहीं आने दिया। तुम्हारा जुंजी से कहता है मैं उसे शिप के ऊपर कैसे आने दे सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी शिप के ऊपर नैनगोंग ली है। नैनगोंग ली को हमने यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है और वो मंकी की कैद में है। यहाँ पर देख लेता तो काफी मसला हो जाता है। वो मंकी से कहता है मंकी उसे ले आओ, तो मंकी उसे वहाँ पर ले आता है, डेक के ऊपर आकर फेंकता है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है प्लीज मुझे मत मारना, मुझे जान से मत मारो। लिंजी उसके पास आता है और उसे कहता है क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चलो जल्दी से इस कागज के ऊपर वही लिखो मैं जो तुमसे लिखवाना चाहता हूँ। तो वो उसके पास से कागज ले लेता है और कागज के ऊपर वो सब कुछ लिखता है जो हमारे लिंजी के पास से लिखवाता है। इसके ऊपर वो लिखवाता है कि इसने लड़के ने हमसे 10 बिलियन उधार लिए हैं, साथ ही उसके ऊपर अपने सिग्नेचर भी कर देता है। लिंजी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने इसके ऊपर साइन कर दिया है, अब इसके ऊपर मुझे एक लास्ट चीज ऐड करनी है। लिंजी वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक लास्ट चीज जो ऐड करता है वो इस कागज के साथ साथ दिल के ऊपर एक सील लगा देता है, यानी कि अगर वो कागज के ऊपर लिखी हुई बात को पूरा नहीं करता तो वो उसके हार्ट को रप्चर कर देगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। लिंजी से कहता है अब तुम यहाँ पर जिंदा रहते हो या फिर मरते हो जो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि इस कागज के ऊपर सील लगी हुई है। तुम्हारे फादर के आने के बाद अगर तुमने यहाँ पर बताया कि तुमने इस कागज को जानबूझकर नहीं लिखा बल्कि तुमसे जबरदस्ती लिखवाया गया है तो फिर मैं इस सील को डीएक्टिवेट कर दूंगा और तुम मर जाओगे। ये लोग जैसे अभी रास्ते में पहुंचते हैं उसी वक्त नैनगोंग क्लैन की शिप वहाँ पर पहुंच जाती है और नैनगोंग जैन यानी कि जो कि इसके फादर होते हैं नैनगोंग ली के वो उसके ऊपर खड़े होते हैं। उसे कहते हैं यहीं पर रुक जाओ। सभी लोग कहते हैं ये तो नैनगोंग क्लैन के लोग हैं। तो वहाँ लिंजी कहता है ये लोग परफेक्ट टाइम के ऊपर आए हैं, उन्हें आने दो। नैनगोंग जैन अपनी शिप के ऊपर खड़ा होता है और उनसे कहता है तो तुम 4 गॉड्स मेरे बेटे को किडनैप करके यहाँ से लेकर जाना चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग ऐसे यहाँ से चली जाओगी, तुम लोग मेरे बेटे को लेकर नहीं जा सकते। फिर साथ ही वो सभी लोग जंप करते हुए इनकी शिप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले वहाँ लिंजी से पूछते हैं क्या तुम ही वो लिंजी हो जिसके बारे में हमने काफी कुछ सुन रखा है। लिंजी से कहता है हाँ मेरा ही नाम लिंजी है और क्या तुम इस बेवकूफ के बाप हो। तो मास्टर नैनगोंग जैन से कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत सा एरोगेंट हो, जैसा कि तुम्हारे बारे में बाकी के सभी लोग बता रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो। तो नैनगोंग जैन हमारे लिंजी से कहते हैं मुझे पता है कि इस वक्त जियान क्लैन तुम्हारी बैक स्पोर्ट में और साथ में मेडिसन क्लैन और साथ में विंड एंड मून क्लैन भी तुम्हारी बैक स्पोर्ट में है, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो लिंजी कहता हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे मार सकते हो, फिर कोशिश करके देख लो क्या तुम मुझे मार पाते हो या नहीं। इसके साथ ही हमारे लिंजी का मंकी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। देखकर मास्टर जैन भी वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और कहते हैं इसके पास तो एक बहुत ही पावरफुल
पावरफुल डिमोनिक मंकी है हो। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई अपने पास से वो पेपर निकालता है जिसके ऊपर उसके साइन होते हैं। हमारा लिंजुई कहता है तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही किसी को भी उठकर मार दूंगा, मैं एक बहुत ही रीजनेबल इंसान हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को यहाँ पर बिला वजह बंदी नहीं बनाकर रखा हुआ। तुम्हारे बेटे ने हमसे उधार लिया था और उसने हमारा कर्ज चुकाना है इसी वजह से, क्योंकि उसे मेरा बहुत सारा पैसा देना है, इसी वजह से हमने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है। अगर तुम उसकी कीमत अदा कर देते हो तो तुम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हो। लिंजुई इस कागज को उसके फादर की तरफ फेंक देता है। फादर उस कागज को हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे नैमगोंग क्लैन के बारे में क्या है? नैमगोंग क्लैन के लोग फॉर्मेशंस में एक्सपर्ट होते हैं, वजह से हम लोगों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। बेटे की पॉकेट मनी भी इतनी ज्यादा है कि उससे किसी के पास से उधार लेने की क्या जरूरत है? क्या लगता है कि उसने तुमसे पैसे उधार लिए होंगे? मेरा बेटा तुमसे पैसे उधार क्यों लेगा? जैसे वो यहाँ पर उस कागज को ओपन करता है और उसके ऊपर लिखा हुआ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रही हो कि मेरे बेटे ने तुमसे 10 बिलियन उधार लिए हैं। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तुमसे इतना ज्यादा उधार कैसे ले सकता है? तुम यहाँ पर मेरे क्लैन को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पर जानबूझकर हमसे पैसे हटने की कोशिश कर रहे हो। तो लगता है कि ये नोट भी नकली है। लिंजुई से कहता है अगर तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास करोगे तो फिर तुम्हारा बेटा तो मारा जाएगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम अपने बेटे की लिखाई को पहचान नहीं रहे? कागज के ऊपर तुम्हारे बेटे की लिखाई और साथ इसके ऊपर एक सील भी लगी हुई है। इस कागज के ऊपर जितनी कीमत लिखी हुई है, जितनी तुम्हारे बेटे ने मुझसे उधार ली थी, अगर वो सारी की सारी तुम वापस नहीं करते तो मैं एक बहुत ही रीजनेबल इंसान हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर वो करना पड़ेगा जो मैं करने के लिए यहाँ पर हूँ, यानी कि मुझे तुम्हारे बेटे को मारना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर इसको तो मरना पड़ेगा, पैसे के बदले में इसकी जान जाएगी। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं अच्छा रुको प्लीज, ऐसा मत करना, मेरे बेटे की जान मत लेना। उसे भी समझ आ जाती है कि यहाँ पर इसके ऊपर एक सील लगी हुई है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा यानी पैसे नहीं दिए तो मेरा बेटा मारा जाएगा। नैनगोंग चैन उसे कहते हैं 10 बिलियन तो बहुत ज्यादा है, मैं इतनी ज्यादा कहाँ से लेकर आऊंगा? तुम्हारा लिंजुई से कहता है अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा नैनगोंग क्लैन एक फाइनेंशियल क्लैन है, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। लिंजुई से कहता है इस वक्त तुम सभी लोगों की रिंग को आपस में मिलाया जाए, तुम सभी लोगों की रिंग्स के अंदर तकरीबन 8 बिलियन के करीब तो होगा ही। यहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारे जितने लोग हैं उन सभी की रिंग्स को भी अगर यहाँ पर मिलाया जाए तो सभी मिलाकर मुझे लगता है कि कम से कम 10 बिलियन तुम इकट्ठे कर ही सकते हो। मास्टर नैमगोंग चैन उसे कहते हैं लगता है कि ये सब कुछ तुम्हें उस वाइन गॉडेस ने बचाया है, उस बेकमीनी औरत ने तुम्हें ये सब कुछ मेरे बारे में बताया है। साथ ही फादर उसे कहते हैं अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ना कर देता हूँ तो मुझे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे बेटे को मार भी देते हो तो मेरे पास एक और बेटा आ जाएगा, क्योंकि मेरे बेटों की कमी नहीं होगी, बाहर से कोई बेटा पैदा कर लूंगा। लिंजुई से कहता है जिसने मुझे इस बारे में बताया कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस वक्त तुम्हें अपने बेटे के लिए परेशान होना चाहिए, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक और बेटा आ जाएगा, तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम एक और बेटा पैदा करने के लायक भी हो। तो मुझे पता है जब तुम 8 डेजुलेट जैंग ड्रैगन फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहे थे उस वक्त तुमने अपने आप को जख्मी कर लिया था। ये बात सुनते ही वो चिल्लाकर उसे कहता है अच्छा ठीक है बस बहुत हो गया, तुम्हें और ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। पास से रिंग निकालता है, हमारे लिंजुई की तरफ फेंक देता है और कहता है इतना तुमने मांगा है इसके अंदर उससे ज्यादा ही होगा, ये लो इसको रख लो। अपने बेटे को छोड़ दो। साथ ही वो सोच रहा था इस बंदे को कैसे पता चला कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उस फॉर्मेशन को बनाने के दौरान मैं जख्मी हो गया था। लिंजुई उसके पास से वो रिंग्स ले लेता है और रिंग्स को लेने के बाद साथ ही उसके पास से वो अपना नोट भी वापस लेता है और उस नोट को वहीं पर जला देता है। नोट को चलाने के बाद वो उसके बेटे गोंग ली को किक मारता है और उड़ाकर उसकी तरफ फेंक देता है, कहता है ये लो अपने बेटे को लो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो अपने बेटे को पकड़ता है और उससे कहता है बेटा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। ऐसे ही डीमन किंग एम्परर दोबारा से अपीयर होगा, उसके बाद हम सभी लोगों को यहाँ पर मार डालेंगे, इन सभी में से कोई भी बच नहीं पाएगा। जब हम लोग उस एम्परर का साथ देख रहे हैं, ज़ूटियान डी एम्परर का हम लोग साथ दे रहे हैं। ये फादर एंड सन अपनी शिप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उन सभी के वहाँ चले जाने के बाद जीथर गाड़ी से आगे बढ़ती है। मैं लिंजुई से कहती है मास्टर वो लोग यहाँ पर किस ज़ूटियान एम्परर की बात कर रहे थे, किस डीमन किंग की बात कर रहे थे? लिंजुई से कहता है ये एक बहुत ही फन गाय है, बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो यहाँ पर पहुंच चुका है, चलो मैं तुम्हें ज़ूटियान एम्परर दिखाता हूँ, यानी कि डीमन किंग को दिखाता हूँ जो कि फेक डीमन किंग है। सामने पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से वह डीमन किंग बाहर निकलता है। डीमन किंग जब उनके सामने आता है वो देखकर से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये वो ज़ूटियान एम्परर है? लेकिन ये तो सिर्फ ये काफी ज्यादा हमारे प्रिंस की तरह दिखाई देता है, यानी लिंजुई की तरफ दिखाई देता है। लिंजुई उनसे कहता है नहीं, इसके बाल मेरे जैसे नहीं है, इसके बालों का कलर और है, मेरे बालों का कलर और है, इसका मतलब यह कि ये मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ इसकी आंखें भी तो देखो, इसकी आंखें भी बिल्कुल बिल्लियों की तरह की हैं। तुम्हारा लिंजुई अपने साथियों से कहता है तुम सभी लोग जल्दी से कैबिन के अंदर चले जाओ। वो मंकी से कहता है मंकी तुम भी कैबिन में जाओ, तो उन सभी को कैबिन में भेज देता है और वो सभी लोग कैबिन के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद डीमन किंग हमारे लिंजुई के सामने आता है, तुम्हारा लिंजुई उसके सामने खड़ा होता है, वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। डीमन किंग हमारे लिंजुई से कहता है तुम्हें इस बात का डर था कि अगर वो सभी लोग यहाँ पर रुके रहे तो मेरी पावर के प्रेशर की वजह से वो सभी लोग मारे जाएंगे। लिंजुई से कहता है मुझे यहाँ पर जिंदा या मरने रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहता हूँ कि वो सभी लोग मेरी वजह से यहाँ पर ना मरे, क्योंकि अगर वो मरेंगे तो फिर उसके बाद उन सभी के मरने का इल्जाम मेरे पर आने वाला है। इसी के साथ ही वो डीमन किंग वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता, अपनी पावर्स को रिलीज करता, अपनी पावर्स के प्रेशर को रिलीज करता ताकि लिंजुई के ऊपर दबाव बनाया जा सके। अंदर सभी लड़कियां भी काफी घबरा जाती है और कहती है ये क्या, वो बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी पावर का प्रेशर कितना ज्यादा हमें अंदर भी महसूस हो रहा है। एम्परर जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उससे कहता है क्या तुमने देखा मेरी पावर्स को? हमारा लिंजुई से कहता है हाँ मैंने तुम्हारी पावर्स को देख लिया, तुम पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पिछली बार तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझे मार सको।
साथ ही हमारा लिंजी अंदर से सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ही फ्राइटनिंग रेट के साथ तेजी के साथ अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। मुझे लगता है कि अब ये बुद्धा एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। डिमन किंग भी हमारे लिंजी से कहता है तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारा लिंजी से कहता है मुझे पता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम अभी भी मुझसे फाइट नहीं कर सकते, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। किंग उसे कहता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो फिर से वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है। इसी चीख के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और उसे कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लिंजी फिर से उसे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम्हारी ये वाली टेक्निक भी मेरे पर काम नहीं करेगी, इसके साथ भी मेरे पर प्रेशर नहीं पड़ा। और हवा में उड़ते हुए उसे कहता है बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगा, यानी कि मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे तक पहुंच जाएगी जहाँ पर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। फिलहाल मैं कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर से अपने हिमालय मिरर के अंदर गायब हो जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा लिंजी सोच रहा होता है मेरे पास ब्रह्मा फ्रूट और उसके साथ साथ तो मार्शल आर्ट के 8 पार्ट्स को मैंने मास्टर नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर इसके सामने टिक भी नहीं पाता। अभी तक मैं यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर चुका होता जितना ज्यादा उसने यहाँ पर आकर प्रेशर को रिलीज किया था। गार्डियस भागती हुई बाहर आती है और उसे कहती है किंग क्या ये बंदा हमारे 8 क्लैंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हारा लिंजी से कहता है हाँ ये खतरा है और वो जो क्लैमिटी जिसके बारे में तुमसे बात किया था बहुत ही जल्दी जंग होने वाली है, वो इसी की वजह से होने वाली है। तो फिलहाल के लिए हमें स्वर्ग क्लैन में जाना है, चलो जियान क्लैन में चलते हैं। तो दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। ये लोग जियान क्लैन में पहुंच जाते हैं। ऐसे ये लोग जियान क्लैन के बाहर पहुंचते हैं। उसी वक्त उन्हें वहाँ पर बीस दिखाई देते हैं। ऊपर देखती है और कहती है सभी लोग ऊपर देखो, कुछ डीमन बीस्ट इसी तरफ आ रही है। लगता है कि डीमन बीस्ट क्लैन के लोग जहाँ पर आ रहे हैं। तो काफी सारे बीस्ट होते हैं और उनके ऊपर लोग बैठे होते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। सारे के सारे बीस्ट होते हैं वो जियान क्लैन की तरफ जा रहे होते हैं। हमारा लिंजी कहता है ये सारे तो जियान क्लैन की तरफ जा रहे हैं तो चलो हम लोग भी इनके साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। वक्त उनके ऊपर अटैक होता है जिसकी वजह से बुक गार्डियस पीछे की तरफ गिर जाती है। हमारे लिंजी से सहारा देते हुए कैच करता है। सामने की तरफ देखता है तो शीख के ऊपर नैनगोंग जैन खड़ा होता है। नैनगोंग जैन उसे कहता है लिंजी तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर दोबारा तुमसे मिलने वाले हैं। तो दूसरी तरफ एक बीस्ट के ऊपर एक बड़े से डिमोनिक बीस्ट के ऊपर क्लैन का पैट्रियार्च खड़ा होता है। तो पैट्रियार्च हमारे लिंजी से कहता है तुमने मेरे बेटे हान फेंग के साथ वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी किया था उस सब का बदला मैं आज तुमसे यहाँ पर लेने वाला हूँ, चलो अपने स्कोर को सेटल करते हैं। मास्टर नैनगोंग जैन कहते हैं अब तुम्हें और यहाँ पर क्या कुछ कहना है क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो तुम्हारे कुछ आखिरी अल्फाज हैं तो वो कह सकते हो। ये कहता है नहीं मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग फिलहाल तो मुझे नहीं मार सकते क्योंकि अगर तुम मुझे यहाँ पर फिलहाल मारते हो तो तुम्हारा इससे काफी बड़ा नुकसान होगा क्योंकि तुम जियान क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हो और जियान क्लैन इस वक्त मेरा बैक स्पॉटर है। गार्डियस की बात सुनने के बाद सोच रही थी हमारे सेंट किंग को क्या हो गया है, ये इतनी आसानी के साथ इनके सामने सबमिट कैसे कर रहा है। ये चाहता है कि इसे बंदी बना लिया जाए। सेंट किंग उन्हें वहाँ पर उनके माइंड में एक मैसेज भेजता और कहता है तुम में से कोई भी यहाँ पर रेजिस्ट ना करे, मेरे पास एक प्लान है, तुम सभी लोगों को चुपचाप बंदी बनना है। वक्त बीस्ट क्लैन का जो एल्डर होता है वो कहता है तुम वाकई में एक बहुत ही स्मार्ट इंसान हो, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम वाकई में वैसे हो, तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो। जब तुम्हें पता चला है कि तुम फाइट नहीं कर सकते तब तुमने चुपचाप यहाँ पर गिव अप कर दिया है। लोगों से कहता है जल्दी से जाकर इन सभी लोगों को बांध दो। ये लड़का जियान क्लैन की नई पैट्रियार्च के बहुत ज्यादा करीब है तो हम लोग इसको बंदी बनाकर वहाँ पर ले जाएंगे, क्लैन में घुसने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। जबकि उसका बेटा हान फेंग उसके पास आता है और उसे कहता है डैड ये बंदा बहुत ज्यादा होशियार है और जो यहाँ पर इतनी आसानी के साथ हमारे साथ चलने को मान कैसे गया, इसने अपने आप को बंदी बना लिया। ये तो यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको फिर से सोचना चाहिए। फादर उसे कहते हैं चुप करो, तुम्हें इस बारे में नहीं पता, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस बंदे के सामने इसने देखा कि 2 बहुत ही पावरफुल लोग हैं, साथ साथ यहाँ पर नैनगोंग क्लैन के भी लोग हैं, तकरीबन 600 से भी ज्यादा लोग होंगे और इसे पता होगा कि हम सभी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, जी कितने ही लोगों से फाइट कर पाएगा। इसी वजह से उसने यहाँ पर हमारे सामने अपने आप को पेश कर दिया, यानी कि हम लोग उसको बंदी बना ले। इसका मतलब उसने गिव अप कर दिया है, वो डर गया है। नैनगोंग जैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है इस क्लैन के पैट्रियार्च मैं चाहता हूँ कि हम लोग जब जियांग क्लैन के साथ अपने मसले को सेटल कर लेंगे, जियांग क्लैन को बर्बाद कर देंगे, बाद तुम इस लड़के को मेरे हवाले करोगे। इसने मेरे बेटे को किडनैप किया था, मेरे पास से काफी सारा पैसा एंट लिया, तो मैं यहाँ पर इसको अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। पैट्रियार्च से कहता हाँ क्यों नहीं, पहले हम लोग जियांग क्लैन का मसला हल कर लें। उसके बाद जियांग क्लैन का सीन दिखाया जाता है। जियांग जी अपने रूम में खड़ी होती है और कहती है चैन मुझे ये बताएं क्या सेंट किंग वाकई में यहाँ पर आने वाला है, इंजरी यहाँ पर आएगा या नहीं। तो वो उसे कहते हैं हाँ मैं वहाँ पर गया था, मैंने सारी जगहों पर गया जहाँ पर वो पहले विजिट किया था, लेकिन उन जगहों पर मुझे नहीं मिला। आखिर पर वो बुद्धा टेम्पल के बाहर मुझे मिला था और मैंने उसे कहा था, मैंने तुम्हारा इन्विटेशन उसे दिया था और उसने वादा किया था कि वो यहाँ पर आएगा। इसी वक्त एक और लड़का भागता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है बहुत सारी वारशिप्स जो कि रॉयल बीस्ट क्लैन और साथ में नैनगोंग क्लैन की वो लोग हमारी तरफ आ रही हैं, लगता है कि अटैक होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमने वहाँ पर नैनगोंग क्लैन के शिप के ऊपर मास्टर लिंजुई को भी देखा है, उन्हें रस्सियों में बांध कर रखा गया, उन्हें बंदी बनाया गया है। ये बात सुनते जियान जी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जियान जी भी अपने लोगों के साथ वहाँ पर बाहर पहुंच जाती है, जबकि ऊपर नैनगोंग जैन और उसके साथ साथ पैट्रियार्च होते हैं बीस्ट क्लैन के और साथ में लिंजुई को उन्होंने रस्सी में बांधा होता है। वो लोग जियान जी से कहते हैं आज तुम यहाँ की नई पैट्रियार्च बनने वाली हो, गद्दी के ऊपर बैठने के लिए हम लोग तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं, तुम्हारे साथ एक तोहफा भी लेकर आए हैं। जियान जी अपनी तलवार निकाल लेती है और उन लोगों से कहती है मेरे प्रिंस को जाने दो, यानी हमारे लिंजुई को जाने दो। कल जियान चैन कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी एंगल से यहाँ पर कोई हमें कंग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं, इन्होंने लिंजुई को बंदी बना रखा है, मुझे लगता है कि ये हमारे साथ जंग चाहते हैं। लगता है कि यहाँ पर इन दोनों क्लैंस के कुल मिलाकर तकरीबन 600 लोग तो होंगे, इनसे फाइट करना काफी मुश्किल होगा। जियान जी कहती है जल्दी से जाओ, जाकर हमारे 3000 डिसाइपल
डिसाइपल से कहो कि सभी लोग मिलकर यहाँ पर 4 सेक्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करें। साथ ही वो जंप करते हुए आगे बढ़ती है और कहती है मैं मास्टर लिन को बचाने के लिए जा रही हूँ, और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। जैसे ऊपर की तरफ जा रही होती है उसी वक्त बीस्ट क्लैन का लीडर जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा पंजा बनाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि जियांजी अपनी तलवार को यूज करते हुए उसके पंजे को सेंटर से काटते हुए एक होल बना देती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तलवार सीधी उसके मुंह के करीब पहुंचती है, जिसकी वजह से बीस्ट क्लैन के लीडर के चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है और वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। जियांजी जल्दी से जंप करती हुई उनकी शिप के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है। लोग कहते हैं ये तो हमारे शिप के ऊपर ही चली आई है, जबकि बीस्ट क्लैन का लीडर कहता है ये कमीनी लड़की ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगती है। कहा नहीं था कि ये भी अपने ग्रैंडफादर की तरह इतनी ही पावरफुल होगी जितने इसके ग्रैंडफादर पावरफुल थे। तो जियांजी उसे कहती है या तो हमारे ड्यूक को छोड़ दो या फिर तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। एनगोंग जैन उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमें हरा सकती हो? हम 2 लोग हैं, हम 2 क्लैन के लोग यहाँ पर आए हैं। साथ ही अपने लोगों से कहते हैं एक बड़ी सी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, तो वो सभी लोग वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि नैनगोंग क्लैन के लोग जो होते हैं ये फॉर्मेशन बनाने के उस्ताद होते हैं। लोग वहाँ पर एक बड़ी सी ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, तो एक एनर्जी से बना हुआ बहुत बड़ा ड्रैगन अपीयर होता है। नैनगोंग जैन उसे कहते हैं देखते हैं अब तुम यहाँ पर क्या कर सकती हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर अपनी फुल पावर में थे तब वो भी इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते थे। हम लोग इसको 8 डेजुलेट ड्रैगन जैंग फॉर्मेशन कहते हैं, बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है। जबकि दूसरी तरफ से जियांजी अपनी स्वर्ड को यूज करते हुए ग्रीन ड्रैगन को यूज करती है, क्योंकि उसके पास ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड है। वो अपनी ग्रीन ड्रैगन फॉर्मेशन को यूज करते हुए उस ग्रीन ड्रैगन के साथ जब उसके ऊपर अटैक करती है तो वो उसके ड्रैगन के अंदर से चेन्स निकलती हैं, जो कि उनके बड़े ड्रैगन के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। ग्रीन ड्रैगन की चेन्स उस बड़े ड्रैगन के इर्द गिर्द लिपटने की वजह से मास्टर नैनगोंग जैन जो होते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारे जियांजी की तलवार टूट जाती है, उसकी तलवार भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मेशंस पावरफुल होती हैं, तो कुछ यहाँ पर नुकसान पहुंचता है। पर बीस्ट क्लैन के पैट्रियार्च कहते हैं अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ। तो वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए जियांजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जियांजी की तलवार टूट चुकी है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी वक्त जियांजी अपनी टूटी हुई तलवार को सामने की तरफ करती है और अपने ह्यूमनली डेरिवेटिव स्वर्ड स्किल को यूज करती है, जो कि उसने इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर में सीखा था। उसकी 10th फॉर्म को यूज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करती है, तो टूटी हुई तलवार के साथ ही वो काफी बड़ा पावरफुल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से बीस्ट क्लैन के जो पैट्रियार्च होते हैं वो जख्मी होकर पीछे की तरफ हट जाते हैं। फाइनली हमारे जियांजी के हाथ में जो टूटी हुई तलवार का हैंडल होता है वो भी टूट जाता है और उसको भी वो फेंक देती है। तो जियांजी ने यहाँ पर दोनों पैट्रियार्च को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और दोनों पीछे हटकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो स्वर्ड डाउ में 3रे लेवल तक पहुंच चुकी है, यानी कि स्वर्ड कल्टीवेशन के 3रे लेवल तक पहुंच चुकी है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे सेंट किंग यानी कि लिंजुई को उन्होंने शिप के अंदर कैद करके रखा होता है और बाकी के सभी गॉडेसेस को भी उन्होंने बांध रखा होता है। गॉडेस उनका खड़ी होकर बाहर खिड़की से देखती है और कहती है बाहर के हालात काफी ज्यादा बुरे हैं, लेकिन फिर भी जियांजी काफी ज्यादा अच्छी है। तो स्वर्ड क्लैन की जो नई लीडर है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे से वहाँ पर अपने आप को संभाले हुए है। उसने इन दोनों मास्टर्स का अकेले मुकाबला किया है, दोनों पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर क्या वो वाकई में डेसोलेट ड्रैगन फॉर्मेशन का मुकाबला कर पाएगी या नहीं। लिंजुई उन लोगों से कहता है तो टाइम हो चुका है, फिलहाल के लिए कोई भी हमें नोटिस नहीं करेगा, चलो जल्दी से हम सभी लोग भी बाहर निकलते हैं और जाकर फाइट में अपना हिस्सा डालते हैं। तुम्हारा लिंजुई अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है और अपनी वायर को एक्टिवेट करते हुए अपनी रस्सी को जला देता है। रस्सी को जलाने के बाद वो बाकी सभी लोगों की रस्सियों को भी जला देता है और सभी की रस्सियां खोल देता है और कहता है चलो ठीक है फाइट करने का वक्त आ चुका है। वो सभी गॉडेसेस कहती हैं तुमने तो हमें यहाँ पर पूरा प्लान बनाकर रखा हुआ था, तुम जानबूझकर हमें यहाँ पर अपने साथ बंदी बनाकर लेकर आए हो। लिंजुई अपने मंकी से कहता है लिटिल मंकी जाओ जाकर सभी को मार डालो, किसी एक को भी मत छोड़ना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो मंकी उसकी बात सुनने के बाद बाहर चला जाता है। मंकी अपना बड़ा सा डंडा लेता है और बाहर जाता है। जाने के बाद अपने बड़े डंडे को साइज में बड़ा करता है और उन सभी के ऊपर मारना स्टार्ट करता है। वो सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, ये आजाद हो चुका है, उसके साथी भी आजाद हो चुके हैं, ये बंदर हमें मार डालेगा, हमें जल्दी से जाकर पैट्रियार्च को बताना होगा। लिंजुई उन गार्ड्स से कहता है जहाँ पर इन सभी को मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, इन सभी लोगों से तुम ही निपट लो, मैं जाकर उन पैट्रियार्च से निपटता हूँ, जियांजी का साथ देने के लिए जा रहा हूँ। फिर पैट्रियार्च का दिखाया जाता है। नैनगोंग जैन के पास लड़का भागता हुआ आता कहता है मास्टर मास्टर लिंजुई भाग गया है, क्योंकि लिंजुई आजाद हो चुका है, इसके साथ चारों गार्ड्स भी आजाद हो चुकी है, तो हमारे साथ ही भागना शुरू कर दिए हैं। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं वाकई में ऐसा हुआ है, चलो छोड़ो उसको, पहले हमें यहाँ पर जान क्लैन की इस नई हेड को मारना होगा, पहले इस लड़की को मारना होगा, क्योंकि ये लिंजुई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। फिर से वो अपनी 8 डेसोलेट ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और उसी ड्रैगन फॉर्मेशन के साथ फिर से जियांजी पर अटैक करने लगे हैं। जियांजी भी अब पहले से काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है। इस वक्त बीस्ट क्लैन के पैट्रियार्च उसके पीछे वाली साइड पर आ जाते हैं और कहते हैं चलो दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो एक तरफ से ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ से बीस्ट क्लैन के पैट्रियार्च अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एक बड़ा सी क्लब बनाते हैं, यानी एक बड़ा सा पंजा बनाते हैं, दोनों एक साथ के ऊपर दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो बेचारी जियांजी वहीं पर अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है और कहती है मास्टर लिंजुई प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। इसी वक्त वो दोनों फॉर्मेशंस वहाँ पर आपस में टकराती हैं। दोनों फॉर्मेशंस के आपस में टकराने के बाद वो उनको लोगों को लगता है कि शायद उनकी जियांजी मर चुकी है, यानी कि मास्टर चैन और उसके साथ बाकी के सभी लोग जो कि जियांग क्लैन के मेंबर्स हैं। वहाँ से पावर्स खत्म होती है और धुआं हटता है, तो वहाँ पर से लिंजुई की आवाज आती है। लिंजुई ने जियांजी को उठा रखा होता है, वो उसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेवकूफ लड़की, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुमने अपना काम पूरा किया है, तुमने दोनों को बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि जियांग क्लैन की नई पैट्रियार्च इतनी पावरफुल है कि वो 2 क्लैंस को इकट्ठे हरा सकती है। मां जुनजी से कहता है तो जियांजी
मैं यहाँ पर तुम्हें 4 सेक्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन की असली पावर दिखाने वाला हूँ। तुम्हें इसकी असली पावर के बारे में अभी तक नहीं पता। अपने पास से चारों सेक्रेट स्वर्ड्स को बाहर निकालता है और उसे कहता है ये वाली स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफी 1000 साल पहले बनाई गई थी, इसी वजह से तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। इसका असली नेम जिन जैंग 4 सेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। मतलब यह है कि 2 पावरफुल लोग इसको इकट्ठा यूज करते हैं तब वो जिन और जैंग बनती है, यानी एक लड़का और एक लड़की जब इस सेक्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को इकट्ठा एक्टिवेट करते हैं तब इसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। दोनों मिलकर जब उस रे फॉर्मेशन को वहाँ पर एक्टिवेट करते हैं, चारों सेक्रेट स्वर्ड्स को यूज करने के बाद कहते हैं चलो हम इन सभी लोगों को दिखाने वाले हैं कि प्यार की पावर क्या होती है। वो सभी लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करें, ये लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इन लोगों की पावर बढ़ती जा रही है। इसी माना लिंजे वहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। मास्टर नैनगोंग जैन कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, हमें भागना होगा। लिंजे की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो सिर्फ एक ही झटके में पूरी की पूरी शिप को बर्बाद कर देता है। इस क्लैन का पैट्रियार्च कहता है नैनगोंग जैन की शिप तो बर्बाद हो चुकी है, नैनगोंग जैन भी मर गया होगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैं भी यहाँ पर रुका तो मुझे भी मार डालेगा। तो वो जल्दी से पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है उसी वक्त में लिंजी पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी पीठ पर एक स्ट्रोक लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तो दोनों क्लैंस के पैट्रियार्च के मरने के बाद हमारा लिंजी जियांशी को नीचे ले आता है और एल्डर चैन से कहता है एल्डर चैन मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की का ध्यान रखें। वो उसे कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वॉर्ड क्लैन को बचाने के लिए और साथ ही हमारे स्वॉर्ड क्लैन की नई लीडर को बचाने के लिए। जिंजी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जहाँ पर हमने तब तुम्हारे जियांग क्लैन को बचा लिया है, अभी तुम बिल्कुल भी गलत हो। ये दोनों पैट्रियार्च ये कोई असली खतरा तो थे ही नहीं, बल्कि असली खतरा तो भी आने वाला है। इसी के साथ उन्हें वहाँ पर एक बड़ी सी खोपड़ी दिखाई देती है और उस खोपड़ी के साथ उन्हें 4 डीमंस दिखाई देते हैं। उन 4 डीमंस ने अपने ऊपर एक बड़े से कॉफिन को उठा रखा होता है। उस कॉफिन के अंदर वो मिरर होता है और उस मिरर के अंदर से ज़ू टियानडी एम्परर निकलने वाला है। ज़ू टियानडी एम्परर यानी कि लूशु एम्परर या फिर आप उसको डीमन किंग भी कह सकते हैं, जिसे मिरर ने क्रिएट किया है। ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो ज़ू टियानडी एम्परर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अपनी टॉम को लेकर यहाँ पर आ गया, अपनी पूरी की पूरी टॉम को इसने उठा लिया, ये कितना पावरफुल होगा। लेकिन ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लोग भी मैंने जियांग क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जियांशी एल्डर चैन से कहती है एल्डर चैन प्लीज यहाँ पर एक और स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करें, अपने स्टूडेंट्स को कहें कि एक और स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाए। तो लिंजे से कहता है इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी होली स्वॉर्ड फॉर्मेशन इसके साथ डील करने के लिए काफी नहीं है, तुम उसके साथ इसको रोक नहीं पाओगे। जियांशी कहती है तो फिर मास्टर बताओ कि हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, मुझे बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लिंजे से कहता है अगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं होता, मेरे पास कोई प्लान नहीं होता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसके सामने खड़ा होता। जियांशी से कहती है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारे पास कोई प्लान है जब भी या नहीं है, तो बस मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, अगर मुझे यहाँ पर मरना भी पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। लिंजे से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ कि कौन यहाँ पर जिंदा रहेगा और कौन यहाँ पर मरेगा। लिंजे कहता है चलो जल्दी से आप बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम आ चुके हो। तो उसी वक्त उस बड़ी सी खोपड़ी के मुंह के अंदर से वो मिरर निकलता है और उस मिरर के अंदर से ज़ू टियानडी बाहर निकलता है, यानी लूशु बाहर निकलता है। तो वहाँ पर बाहर निकलता है और सभी लोगों से कहता है सभी लोग मेरे सामने झुको। जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जियांग क्लैन के लोग बेचारे उनके पसीने छूट रहे होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। वो लोग कहते हैं क्या ये वाकई में वही ज़ू टियानडी एम्परर है जिसके बारे में कहा जा रहा था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जियांग क्लैन के लोग अपने घुटनों के ऊपर नीचे आ जाते हैं, यहाँ तक कि अंकल चैन भी वहाँ पर अपने घुटनों के ऊपर नीचे आ जाते हैं। जियांशी बेचारी वहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रही होती है। साथ ही हमारा लिंजी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो अपनी 7 कार्मा डीमन एम्परर की पावर्स को जब रिलीज करता है सभी लोगों के ऊपर से प्रेशर को हटा देता है और उनसे कहता है डरने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो डीमन किंग आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्या ये तुम्हारा बॉटम गार्ड है, क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो। जियांशी हमारे लिंजी से कहती है मास्टर लिंजी आपकी तरह का क्यों दिखता है, आखिर इसकी शक्ल आपकी जैसी क्यों है। लिंजी से कहता है क्योंकि इसे हिमली सिल्वर मिरर ने बनाया है, तो वो हिमली मिरर एक सेक्रेट आइटम है, उस सेक्रेट आइटम में डीमन एम्परर की जो मेमोरीज थी उनको एब्जॉर्ब किया और उस मेमोरीज में मैं था, मैंने उसको हराया था और मैं उससे ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से इसने अपने नई शेप को बिल्कुल मेरे जैसा बनाया है, इसने अपनी नए अवतार को मेरे जैसा बनाया है। तो डीमन किंग ज़ू टियानडी उन सभी लोगों से कहता है तुम में से जो भी यहाँ पर मेरे सामने झुकेगा वो जिंदा रहेगा और जो मेरे सामने नहीं झुकेगा वो मर जाएगा, तो यहाँ पर फैसला करो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वक्त बुद्धा एम्परर वहाँ पर पहुंच जाता है। बुद्धा एम्परर वहाँ पर आने के बाद वो सभी लोग कहते हैं बुद्धा एम्परर यहाँ पर आ चुके हैं, सभी लोग अपने घुटने टेको। तो वो सभी लोग बुद्धा एम्परर के सामने अपने घुटने टेकते हैं क्योंकि ये सभी लोग बुद्धा एम्परर को मानते हैं। जियांग क्लैन के लोग कहते हैं बुद्धा एम्परर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि ज़ू टियानडी की पावर ज्यादा है, बुद्धा एम्परर की पावर कम है। दूसरा साथी उसे कहता है ये तो दोनों ही एम्परर राम के एक्सपर्ट्स हैं और एम्परर राम के एक्सपर्ट्स इतने पावरफुल होते हैं कि हम लोग इनके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते कौन ज्यादा पावरफुल है। बुद्धा एम्परर वहाँ पर आने के बाद उस हिमली मिरर से कहता है 33 साल पहले मैंने तुमसे फाइट की थी और उस फाइट में तुमने मुझे हरा दिया था, आज यहाँ पर मैं दोबारा से तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। ये एम्परर यहाँ पर अपना बदला पूरा करने के लिए आया, तो चलो देखते हैं कि आज यहाँ पर कौन किसको हराता है। डीमन किंग उसे कहता है तुम अपने आप को बुद्धा एम्परर कहते हो, जबकि हमने तो पढ़ा था कि बुद्धिज्म में कोई भी गुस्सा नहीं करता, दिल में गुस्सा रख के आप एक मॉन्क नहीं बन सकते, जबकि तुम अपने आप को बुद्धा एम्परर कह रहे हो। देखते हैं कि कौन यहाँ पर किससे बदला लेने। ज़ू टियानडी एम्परर यानी कि डीमन किंग जल्दी से जंप करते हुए बुद्धा एम्परर को किक मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो बुद्धा एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो सबसे पहले बुद्धा एम्परर पर जब अटैक करता है तो बुद्धा एम्परर बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक्स को वहाँ पर फेस कर रहा होता है। लिंजी और इसका मंकी दूर खड़ा देख रहे होते हैं। हमारा लिंजी
लिंजी अपने मंकी से कहता, मंकी जाओ जाकर उस बड़ी सी स्काल को तोड़ दो। तो मंकी बड़ी स्पीड से जाता है उस स्काल को तोड़ने के लिए, अपने डंडे को लेकर उल्ट पर जंप कर जाता है। ऐसे ही वो ऊपर की तरफ जा रहा था तो स्काल के मुंह के अंदर से एनर्जी बीम्स निकलती है और एनर्जी बीम्स के साथ मंकी के ऊपर अटैक होता है। अब हमारे मंकी को उन अटैक्स को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना, जाकर स्काल को तोड़ना है। जबकि नीचे का सीन दिखाते हैं, एल्ड और चैन जल्दी से भागते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि अपने स्वर्ड क्लैन वालों को बुलाकर लाना होगा, सभी लोगों को मैं लेकर आता हूँ ताकि वो लोग भी हमारी मदद कर सके। और वो जल्दी से स्वर्ड क्लैन में वापस चले जाते हैं। सीजर कार्डिस आगे बढ़ती है और हमारे लिंजी से पूछती है, मास्टर लिन मुझे ये बताएं कि बाकी के ट्राइब्स के लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए? तुमने तो कहा था कि ज़ूटियान डी एम्परर के साथ इस वक्त 4 ट्राइब के लोग हैं। तो लिंजी से कहता है 2 को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, नैनगोंग जैन और उसके साथ साथ 20 क्लैन के पैट्रियार्च, उन दोनों को हमने बर्बाद कर दिया। और बारबेरियन क्लैन के लोग इस वक्त हमारे मूनविंड क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन शायद उनको इस बारे में नहीं पता कि मैंने पहले से सब कुछ अरेंजमेंट्स करके रखे हुए हैं। मैंने वहाँ पर मेडिसन क्लैन के लोगों को भेजा था, मैंने जाओ क्लैन के लोगों को वहाँ पर पहले से भेज दिया है ताकि वो तुम्हारी विंड एंड मून क्लैन की मदद कर सके बारबेरियन क्लैन के खिलाफ फाइट करने में। पेंटिंग वाली गार्डियन से कहती है, इसका मतलब यह है कि तुमने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा हुआ था। मतलब यह तुम्हें यह भी पता था कि बुद्धा एम्परर यहाँ पर आएगा इस ज़ूटियान डी एम्परर से फाइट करने के लिए। तो बुद्धा एम्परर जब डीमन किंग से फाइट कर रहा होता है तो फाइट में वो हार रहा होता है। वो हमारे लिंजी से कहता है, लिंजी तुमने तो कहा था पावर्स मेरी पावर्स के तकरीबन सेम ही है और मैं इसे फाइट करके इसको हरा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है, इसकी पावर तो मुझसे ज्यादा है। लिंजी से कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, लगता है कि इसने फिर से ब्रेक थ्रू किया और इसकी पावर तुमसे ज्यादा बढ़ गई है। तो डीमन किंग वाकई में बुद्धा एम्परर से ज्यादा पावरफुल होता है। वो उसे कहता है, बुद्धा एम्परर तुम्हें क्या लगा था कि आज तुम यहाँ पर आकर मुझसे बदला ले पाओगे, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं तुम्हें आसानी से यहाँ पर हरा सकता हूँ। ऊपर खड़े खड़े अपने एनर्जी बीम को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी बीम बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और बुद्धा एम्परर उसकी एनर्जी बीम के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। उसको फेस तो कर रहा होता है लेकिन उसको फेस नहीं कर पा रहा होता। इसी के साथ बुद्धा एम्परर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और साथ ही अपनी बुद्धा एनर्जी को रिलीज करते हुए उसको वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। बुद्धा एम्परर को यहाँ पर अपनी फिनिक्स फॉर्म को छोड़ना पड़ता है और अपनी ह्यूमन फॉर्म में आना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। डीमन किंग उसे कहता है, अब कोई भी फायदा नहीं है, तुम यहाँ पर चाहे फिनिक्स फॉर्म में हो या फिर बुद्धा फॉर्म में हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम हार चुके हो, तुम कमजोर हो। तो बुद्धा एम्परर से कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हारा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास हीवनली मिरर है और तुम हीवनली मिरर को गोल्डन बॉडी के तौर पर यूज कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच रहा। इस पर बुद्धा एम्परर फिर से अपनी एक बुद्धिज्म की टेक्निक को यूज करते हैं। वो अपने हाथ में एनर्जी क्रिएट करने के बाद उसे सामने की तरफ उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो जब सामने की तरफ उसके ऊपर एक साइन के साथ अटैक करते हैं तो डीमन किंग उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। बाकी के सभी लोग कहते हैं, लगता है कि बुद्धा एम्परर का ये आखिरी अटैक है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। अगर वो अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ भी उसे जख्मी नहीं कर पाए या उसे हरा नहीं पाए तो इसका मतलब यह है कि इनके जीतने के चांसेस 0 हैं। बुद्धा एम्परर जैसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो एनर्जी सीधी उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। उसी वक्त डीमन किंग अपने मिरर के पीछे खड़ा हो जाता है, मिरर को सामने की तरफ करता है तो वो एनर्जी अटैक जो होता है उसके मिरर के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, उसके मिरर के अंदर गायब हो जाता है। बुद्धा एम्परर कहता है, ये क्या हो रहा है? उसने तो मेरे अटैक को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, असल में वो मिरर को टेलीपोर्ट कर रहा होता है। ऐसे वो मिरर बुद्धा एम्परर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। उसी वक्त मिरर उसकी पीछे वाली साइड पर अपीयर होता है और पीछे वाली साइड से वही एनर्जी डबल होकर ग्रीन होकर उसकी तरफ आगे बढ़ती है। बुद्धा एम्परर अपने अटैक के साथ जख्मी हो जाता है। वो अटैक जब उसके साथ हिट होता है तो वो ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो डीमन किंग आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, 33 साल पहले तुमने फाइट की थी तब भी तुम हारे थे और 33 साल बाद तुमने अभी भी बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट हासिल नहीं की, यानी कि तुम जरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। 33 साल गुजर चुके हैं लेकिन मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। डीमन किंग अभी वहीं पर खड़ा बात ही कर रहा था। उसी वक्त एक डीमन का बड़ा सा पैर उसके ऊपर से निकलता है और उसे अपने नीचे कुचलने लगता है। तो वो अपने आप को बचा लेता है। उसे पता चल जाता है कि उसके ऊपर अटैक हुआ है। वो साइड के ऊपर देखता है। तुम्हारा लिंजी कहता है, ओहो मैं तो मिस कर गया, मैंने तो तुम्हारे पर अटैक करना था। डीमन किंग कहता है, मैं तुम्हारे बारे में तो भूल गया था। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पर बुद्धा एम्परर को बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने तो यहाँ पर बुद्धा एम्परर को बचाने की कोशिश वाकई में कर दी है। लिंजी से कहता है, बुद्धा एम्परर के साथ मैं एक डील कर बैठा हूँ तो मुझे उस डील को पूरा करने के लिए बुद्धा एम्परर को बचाना पड़ेगा। इस वजह से मेरे सामने तो तुम इसको बिल्कुल भी नहीं मार सकते। तो बुद्धा एम्परर भी हमारे लिंजी के पास चला जाता है और उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। साथ ही वो सोच रहा होता है, वो कमीना डीमन किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं ये लड़का क्या सोच रहा था, इसलिए यहाँ पर मुझे भी इस वार में खींच दिया, लेकिन मैं इसका मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डीमन किंग हमारे लिंजी से कहता है, अब तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचे हो, अब मुझे ये बताओ क्या तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारा लिंजी से कहता है, नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक राज की बात बताऊं तो शुरुआत से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। पहली बार जब तुम शिप के ऊपर अपीयर होते उस वक्त भी तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अगर तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे। उसके बाद दूसरी बार तुम अपीयर हुए उस वक्त भी मैंने तुम्हारे सामने नाटक किया कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। सुनने के बाद वो उसे गया था। इसका मतलब यह है कि 2 बार जब मैं तुम्हारे पास आया था तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने कहा था कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन असल बात यह है कि तुम झूठ बोल रहे थे। और लिंजी से कहता है, तो फिर इस बार तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुमसे सच्ची सच्ची कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन जो तुम्हें हरा सकता है वो फिलहाल यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ ही वहाँ पर एक शिप अपीयर होती है। बाकी के सभी लोग देखने वाले कहते हैं ये तो एक वार शिप है, लेकिन ये तो विंड एंड मून क्लैन के लोगों की, और साथ में स्वर्ड क्लैन सॉरी याओ क्लैन के लोग भी आ गए हैं। ये सभी लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। बारबेरियन क्लैन के अलावा बाकी के सभी क्लैंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लिंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है। उसके पास जो डीमन की स्पिरिट होती है, उसके पास पहले जो डीमन एनर्जी होती है, उसके
उसके साथ वो बुद्धा की एनर्जी को एक्टिवेट करता है तो उसके साथ उसके 4-5 हाथ निकल आते हैं। तो वाइन गार्डियंस जो कि अपने शिप के ऊपर खड़ी होती है वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लिनजुई ये तो रीइंकार्नेशन राम का एक एक्सपर्ट है, ये कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी इसने गोल्डन बॉडी को कैसे अचीव कर लिया, क्योंकि गोल्डन बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ एम्परर राम के लोग ही हासिल कर सकते हैं। लिनजुई यहाँ पर अपनी पावर्स को जब अपग्रेड करता है तो डीमन किंग फिर से आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारी पावर्स बढ़ गई हैं तो तुम मुझे हरा सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी के साथ ही वाइन गार्डियंस अपने पास एक बॉटल निकालती है जो कि असली की ड्रंकनेस वाइन होती है। वो उसे कहती है मैंने पहले तुम्हें जो ड्रंकनेस वाइन दी थी उसके अंदर मिलावट थी, लेकिन ये वाली बिल्कुल असली है, मैं तुम्हें असली वाली वाइन दे रही हूँ। लिनजुई उस वाइन को कैच करता है और उसे कहता है मुझे पहले से पता था कि तुमने मुझे असली की ड्रंकनेस वाइन नहीं दी। लिनजुई ने उस गार्डियंस से कहा था कि मुझे तुम्हारे 5 जेट्स की जरूरत है। 5 जेट्स यानी कि उसे उसकी 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 5 गार्डियंस के पास जो पावर्स है जीथर, इसके साथ चेस, साथ में वाइन, साथ में बुक और साथ में स्क्रोल, सारी की सारी चीजों की उसे जरूरत है, यानी कि वो पेंटिंग है, स्क्रोल यानी कि पेंटिंग। 5 चीजों को यूज करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेटअप करने के बाद सेटअप करने वाला है। तो डीमन किंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इसके साथ तुम मुझे हरा सकते हो? तुम यहाँ पर मुझे दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते। यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम इसके साथ एक पावरफुल फॉर्मेशन बना पाओगे। लिनजुई यहाँ पर उस वाइन को पीता और बाकी की सारी चीजों को यूज करता है। उन सभी को यूज करने के बाद अपने 4 स्वॉर्ड सेक्रेट स्वॉर्ड को यूज करता है, जहाँ पर एक गॉड किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। लिनजुई यहाँ पर साथ में एक मंत्र भी बोलता है। वो मंत्र बोल रहा होता है गॉड के साथ 4 डायरेक्शन गैलेक्सी के गॉड से वो मदद मांग रहा होता है। इसके साथ जब वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके के साथ डीमन किंग पीछे की तरफ हट जाता है और उसे कहता है तुम्हारे पास तो वाकई में इस किस्म की पावर है कि तुम मुझे हरा सको। लिनजुई अभी भी वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है। वो फिर से वहाँ पर अपनी 4 स्वर्ड्स और 5 एक्सट्रीम्स गॉड किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। लिनजुई जब वहाँ पर अपनी इस गॉड किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है सभी देखने वाले कहते हैं इसकी पावर्स तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जीथर गॉडेस अपनी वाइन गॉडेस से कहती है गॉडेस आपको क्या लगता है कि मां लिनजुई जीत पाएगा या नहीं? वाइन गॉडेस से कहती है उम्मीद ही कर सकते हैं कि यहाँ पर लिनजुई जीत जाए, क्योंकि अगर लिनजुई यहाँ पर जीत नहीं पाता तो साउदर्न गैलेक्सी बर्बाद हो जाएगी। बिटर मॉन्क भी यहाँ पर बुद्धा एम्परर के साथ ही खड़ा होता है। बिटर मॉन्क उसे कहता है ये बात तो आप भी जानते हैं कि ज़ूटियान डी एम्परर वो आपसे भी ज्यादा पावरफुल है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सके तो फिर ये लिनजुई उसको कैसे हरा पाएगा? क्या आपको लगता है कि ये इतना स्किलफुल है कि जिसको हरा सकता है? तो बुद्धा एम्परर उसे कहता है मैंने इस लड़के जैसा पहले कोई पावरफुल नहीं देखा। साउदर्न राम में इसकी ऐसी बैटल बॉडी मैंने किसी के पास भी नहीं देखी। रीइंकार्नेशन राम ने इसने गोल्डन बॉडी अचीव कर ली, ये तो एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है। फिर साथ ही बुद्धा एम्परर से कहता है लेकिन हमारे पास यहाँ पर अभी मसले खत्म नहीं हुए, अभी एक और बड़ा मसला यहाँ पर आ रहा है। साउथ और ईस्टर्न बॉर्डर के दरमियान में एक बड़ा सा स्नेक किंग होता है। वो स्नेक किंग भी इसी तरफ आ रहा होता है। वो स्नेक किंग वहाँ पर पहुंचता है और जोरदार दहाड़ लगाता है कि वहीं पर नॉर्थ की तरफ से भी एक शिप इसी तरफ आ रही होती है। जब एक तरफ स्नेक आ रहा है जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ की तरफ से एक शिप आ रही है। उस शिप के ऊपर एक मास्टर खड़ा होता है, पहला तलवारबाज मास्टर भी कहा जाता है। साउदर्न गैलेक्सी में आने से पहले आपको याद होगा लिनजुई ने एल्डर जैंग को एक चिट दी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुम्हें एक बंदे को ढूंढना है जो कि रिवर के पास तुम्हें मिलेगा। ये वही बंदा है, ये एल्डर जैंग के फादर होते हैं, बहुत ही पावरफुल मास्टर है। तो ये इनको लीड करते हुए यहाँ पर लेकर आया साउदर्न गैलेक्सी में। तो मास्टर जैंग वहाँ पर अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं और बड़ी स्पीड के साथ साउदर्न गैलेक्सी में एंटर करते हैं। दूसरी तरफ हमारा लिनजुई अभी भी वहाँ पर डीमन किंग के साथ फाइट कर रहा होता है। वो जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उससे पूछता है कहीं तुम डर तो नहीं गए? तो डीमन किंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे डरना चाहिए? के साथ ही वो अपने मिरर के अंदर से बहुत सारी तलवारें निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ से मां लिनजुई अपनी एनर्जी के साथ तलवारें बनाकर उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो बार बार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ मैच कर रही होती हैं। पर इन अटैक्स के दौरान हमारे लिनजुई की जो एनर्जी अटैक्स होते हैं वो उसके रीइंकार्नेशन मिरर के ऊपर पड़ती हैं, वजह से उसका हिमली मिरर टूट जाता है। इसी दौरान हमारा लिनजुई भी जख्मी होने के बाद नीचे उतर आता है। वो सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हिमली मिरर टूट चुका है, मतलब यह कि हमारा लिनजुई इस फाइट को जीत गया है। मिरर के टूटने के बाद वो सारी एनर्जी रिलीज होती है और दोबारा से इस मिरर के टुकड़ों को आपस में जोड़ लेती है। डीमन किंग उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे एक मूव तो हार गया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अगला मूव भी यहाँ पर तुमसे हारने वाला हूँ? लिनजुई से कहता है ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस सैक्रेड हिमली मिरर को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसने किंग के साथ फाइट की, बुद्धा एम्परर के साथ फाइट की, जहाँ तक कि इसने इनकारनेशन की बैटल को भी फेस किया है और इसके बावजूद भी अभी तक ये इतना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ही लिनजुई अपने पास से 10,000 बुद्धा मिरर को बाहर निकालता और कहता है तुम यहाँ पर एक बारे में गलत हो, मेरे पास अभी भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। वो 10,000 बुद्धा मिरर को एक्टिवेट करता है। बुद्धा एम्परर भी इस बात से हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था ये ऐसी कह रहा है कि इसे 10,000 बुद्धा एम्परर का मिरर चाहिए, लेकिन ये तो वाकई में इसको एक्टिवेट कर पा रहा है, इसने तो इसको एक्टिवेट कर लिया। अब तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस बच्चे को जानता भी हूँ या नहीं। लिनजुई वहाँ पर 10,000 बुद्धा मिरर को एक्टिवेट करता है। उसके अंदर से एक एनर्जी बीम निकलती है जो कि सीधी उड़ती हुई डीमन किंग की तरफ जाती है और उसके बाजू को जख्मी कर देती है। उसका बाजू कट जाता है, लेकिन जैसे वहाँ पर उसका बाजू कटता है इसी के साथ उस मिरर के अंदर से और भी बहुत सारी एनर्जी बीम्स निकलती हैं। लेकिन उसी वक्त वो बड़ा सा स्नेक किंग वहाँ पर पहुंच जाता है। स्नेक किंग वहाँ पर सामने आता है, डीमन किंग को कवर कर लेता है ताकि वो उसको बचा सके। लिनजुई कहता है तो फाइनली यहाँ पर आखिरी ट्रम्प कार्ड आ चुका है। एक बहुत ही बड़ा स्नेक एम्परर होता है जो कि ईस्टर्न बॉर्डर से यहाँ पर आया है अपने इस डीमन किंग को बचाने के लिए, क्योंकि इसके साथ मिला हुआ है। लिनजुई के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जबकि लिनजुई भी इसके सामने खड़ा होता है। यहाँ पर मुसीबत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। एम्परर से कहता है कुगन एम्परर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्नेक किंग तुम वापस से अपनी ईस्टर्न टेरिटरी में चले जाओ, तुम्हारा
यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, ये इलाका तुम्हारा नहीं है। तो स्नेक एम्परर से कहता है बुद्धा एम्परर काफी दिन गुजर चुके हैं, एक लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम आज भी वैसे के वैसे ही कमजोर हो। बुद्धा एम्परर हमारे लिंजुई से कहते हैं लिंजुई ये तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया, क्योंकि स्नेक किंग यहाँ का ईस्टर्न राम का सबसे पावरफुल एम्परर है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हम इसे हरा नहीं पाएंगे। वहाँ लिंजुई से कहता है यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात कौन सी है, ये बात तो मुझे पहले से पता है कि ये इसके साथ मिल चुका है। स्नेक किंग ने पहले से ह्यूमन मिरर के साथ हाथ मिला लिया है, यानी डीमन किंग के साथ हाथ मिलाया है और उसके साथ मिलकर यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है। बुद्धा एम्परर से कहता है तो इसका मतलब ये कि तुम्हें ये बात पहले से पता थी कि ये भी यहाँ पर आने वाला है और तुमने यहाँ पर इसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया, इसके अलावा तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया क्योंकि मेरी पावर्स भी इतनी नहीं है कि मैं इनको रोक सकूं। लिंजुई से कहता है हाँ मुझे ये सब कुछ पहले से पता था। क्लैन के लोग कहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये स्नेक तो बहुत ही पावरफुल है, ये 3 एम्परर्स में से एक है जो कि बहुत ही पावरफुल स्नेक एम्परर्स हैं। जान क्लैन में बाकी लोग जो कि एंथ्रोनमेंट सेरेमनी के लिए आए थे वो लोग कहते हैं हम लोग तो यहाँ पर जान क्लैन के लीडर के एंथ्रोनमेंट के लिए आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ पर आकर हमें मरना पड़ेगा। यहाँ पर तो 3 बहुत ही पावरफुल एम्परर्स हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे हैं, हम सभी लोग मुफ्त में यहाँ पर मारे जाएंगे। तो स्नेक किंग हमारे लिंजुई की तरफ देखता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारे अंदर से ह्यूमन किंग ज़ूटियान डी की सोल महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि वो तुम ही हो जिसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तुम्हारे लिंजुई से जवाब देते हुए कहता है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, हाँ मैं वही हूँ। मैं सुनने के बाद बुद्धा एम्परर सोच रहा होता है ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पर इस स्नेक किंग को भी स्कॉल्ड कर रहा है, यानी कि इसको भी डांट रहा है। ये वाकई में इससे डरता नहीं है, ये इतना पावरफुल स्नेक किंग है जिससे मैं भी डर रहा हूँ। स्नेक किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चलाकर माय लिंजुई से कहता है लगता है कि तुम्हें और ज्यादा नहीं जीना, तुम मरना चाहते हो, और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर आगे बढ़ता है। लिंजुई से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, क्या तुम्हें पता है कि इससे पहले मैंने कितने एम्परर राम के एक्सपर्ट्स को मारा है। तुम्हारा जो डीमन किंग ज़ूटियान डी भी एम्परर राम का एक्सपर्ट है, इसके अलावा 7 कार्मा डीमन एम्परर वो भी एक डीमन एम्परर था, उसको भी कितने टुकड़ों में शटर कर दिया, मैंने इसको भी मार दिया। क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकता, तुम भी तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर ही हो और एम्परर लेवल के मास्टर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ स्नेक हो, एक स्नेक जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास बाजू नहीं है, जिसके पास टांगे नहीं है। जैसे स्नेक को मारना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बुद्धा एम्परर आगे बढ़ता है, हमारे लिंजुई के कान में आकर उसे आहिस्ता से कहता है लिंजुई क्या तुम्हारे पास वो गॉड किलिंग फॉर्मेशन बनाने की तरकीब दोबारा से है, क्या तुम उसको बना सकते हो क्या, यानी कि तुम्हारे पास इतनी पावर बची है कि तुम उसको बना सको। तुम्हारे लिंजुई से कहता है नहीं मैं उसे दोबारा नहीं बना सकता। बुद्धा एम्परर से कहता है तुम्हें जहाँ पर तुम्हें एक और सच्ची बात बताता हूँ, मेरी पावर सिर्फ और सिर्फ 10% तक रह गई है, अगर मैं यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ तो मैं एक ही ब्लो में मारा जाऊंगा। लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद ऊंची आवाज में कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर बची है, यानी 10% पावर ही बची है। एम्परर की बात सुनने के बाद और भी घबरा जाता है और कहता है मिस्टर लेन तुम ये कर क्या रहे हो, तुम इन सभी के सामने मेरे राज को क्यों बता रहे हो, इन सभी को पता चल गया है कि मेरे पास सिर्फ 10% पावर बची है, तुम्हारे दुश्मन को फायदा होगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है जबकि उस स्नेक किंग को पता चल गया है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लो को बर्दाश्त करने की पावर बची है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे पहले मेरे पर अटैक करके मुझे ही खत्म करेगा, क्योंकि वो मेरा पहले से दुश्मन है। लिंजुई से कहता है जबकि तुमने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 10% ही पावर बची है, तो चलो जाकर साइड के ऊपर खड़े हो जाओ और सिर्फ शो को एंजॉय करो, क्योंकि मैं जहाँ पर फाइट करने वाला हूँ इस बड़े से बेवकूफ स्नेक को तो मैं अकेले संभाल लूंगा, इस जैसे बड़े स्नेक से मैंने बहुत सारे मारे हैं। तो स्नेक किंग पीछे हटता है और जाकर डीमन किंग ज़ूटियान डी से कहता है क्या इसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या इसके पास अभी इतनी पावर बची है कि ये मुझसे मुकाबला कर सके, क्योंकि इसकी आंखें बहुत ज्यादा शांत है और इसे लगता है कि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। ज़ूटियान डी उसे कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, हो सकता है कि इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझसे फाइट करते हुए इसने अपनी फुल पावर्स को यूज कर दिया है। लिंजुई उड़ता हुआ ज़ूटियान डी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है अगर तुम इस गेम में हार जाते हो तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह से सजा दूं। डीमन किंग उसे कहता है मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है कि तुम यहाँ पर इसको जीत सकते हो, तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते और तुम्हारे पास कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं बचा, तुम तो बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। तुम अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है, अपने पंजे पर पावर्स को रिलीज करता है और पावर्स के साथ हमारे लिंजुई की चेस्ट के ऊपर अटैक करता है। तो उसका पंजा जब हमारे लिंजुई के पास पहुंचता है तो उसका पंजा वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वहाँ से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है। ये देखकर तो डीमन किंग ज़ूटियान डी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। लिंजुई से कहता है अब क्या हुआ, कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा डर तो नहीं लग रहा, कहीं तुम अपने पैर में सूसू तो नहीं करने वाले। लिंजुई से कहता हालांकि इसने परफेक्टली मेरी बैटल बॉडी और साथ में मेरी कल्टीवेशन को भी रेप्लिकेट किया है, इसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा बढ़ चुकी है, ये एक चीज को कॉपी नहीं कर सकता, उस चीज को जो मेरे दिमाग के अंदर है, मेरे डिवाइन सेंस जो कि बाकी सभी लोगों से यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने पिछले 1 लाख साल में दोबारा से रीइंकार्नेशन होते होते सारी की सारी डिवाइन सेंस हासिल किया। डिवाइन पावर जो दिमाग की पावर है, इन सभी में से किसी के पास भी इतनी नहीं है। डीमन किंग को भी यहाँ पर एक झटका लगता है और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है और कहता है इसके पास तो डिवाइन सेंस है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था। तो स्नेक किंग उसे कहता है तुमने तो इसकी पूरी की पूरी सोल को कॉपी किया है, तुमने इसकी बॉडी को कॉपी किया, क्या तुम यहाँ पर ये नहीं जान सकते थे कि इसके पास डिवाइन सेंस की पावर्स हैं। डीमन किंग उसे कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी फील नहीं कर सका, इसके दिमाग के अंदर जो कुछ है वो मुझे नहीं मिल सका। स्नेक किंग उसी के ऊपर गुस्सा हो रहा था, चलाकर उसे कहता है तो एंड के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तुमने तो कहा था कि इसके पास कोई भी कार्ड नहीं बचे, इसके पास तो एक फाइनल कार्ड है जिससे तुम इसको हरा ही नहीं सकते। लिंजुई कहता है लगता है कि तुम दोनों वहाँ पर मियाँ बीवी की तरह झगड़ने वाले हो, क्या तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आओगे या नहीं, या फिर मुझे खुद ही आना पड़ेगा। इसके साथ ही वहाँ पर वो शिप अपीयर होती है जो कि हमारे लिंजुई की नॉर्दर्न गैलेक्सी से यहाँ पर आई है। तो स्नेक किंग और बाकी के सभी लोग भी उसी तरफ ही देखते हैं। तो हमारा लिंजुई कहता है तो फाइनली
फाइनली मास्टर जैंकाई यहाँ पर आ चुके हैं। तो शिप के ऊपर इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर की पैट्रियाज होती है, जो कि सबसे पहले वहाँ से जंप करते हुए नीचे आती है। एल्डर जैंकाई और उनके साथ उनकी बेटी होती है एल्डर जैंग, और साथ वो इसके साथ साथ बाइलू शैंग किंग से हमारे ब्रदर किन भी यहाँ पर आए होते हैं हमारे लिंजुई का साथ देने के लिए। स्नेक किंग जब वहाँ पर ब्रदर किन की तरफ देखता है वो उसे कहता है, लड़के तुम मेरे मुकाबला नहीं कर सकते, हालांकि तुम नॉर्दर्न गैलेक्सी के नए एम्परर बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सको। मैं एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही पावरफुल एम्परर स्नेक किंग हूँ। अभी तक उसने जैंकाई को वहाँ पर नहीं पहचाना, उसे नहीं पता कि जैंकाई भी यहाँ पर आए हैं, जो एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर हैं। ब्रदर किन से कहता है, मैं नॉर्थ का एम्परर हूँ और तुम्हें यहाँ पर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर होना चाहिए या नहीं। अगर तुम यहाँ पर अपनी ईस्टर्न टेरिटरी को छोड़कर आ सकते हो तो मैं भी यहाँ पर आ सकता हूँ। पैट्रियाज और एल्डर जैंग दोनों ही जल्दी से हमारे लिंजुई के सामने आकर झुकती हैं और उसे कहती हैं, हम यहाँ पर आपको ग्रीट करते हैं। वो सबसे पहले आकर उसे ग्रीट करते हैं, तो लिंजुई उनसे कहता है, चलो ठीक है दोनों खड़ी हो जाओ। जैंग क्लैन के लोग कहते हैं, लगता है कि ये लिंजुई ये नॉर्दर्न बॉर्डर से बहुत ही पावरफुल बंदा है, जो सभी लोग तो इसके सामने झुक रहे हैं, लगता है कि इसके पास अपनी फोर्सेस हैं। हमारा लिंजुई वहाँ पर सबसे पहले तो जैंकाई की तरफ आगे बढ़ता है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, एम्परर गेट के फर्स्ट वर्ड, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हो, आपके यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर जैंकाई उसे कहते हैं, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आता, जबकि तुमने जहाँ पर पर्सनली मुझे आने का कहा था। यहाँ पर खड़े रहकर ये सब कुछ देखते, ये सब कुछ होते हुए तो नहीं देख सकता, साउदर्न गैलेक्सी को तबाह होते नहीं देख सकता। जैसे स्नेक किंग को पता चलता है कि ये इंपीरियल गेट का फर्स्ट वर्ड है, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और साथ ही घबरा भी जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बहुत ही पावरफुल बंदा है। वो कहता है, लिंजुई ने इस बंदे को यहाँ पर कैसे इन्वाइट कर लिया, लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ये बंदा है फर्स्ट वर्ड, ये एक बहुत ही पावरफुल एम्परर राम का एक्सपर्ट है और इसकी तलवारबाजी का मुकाबला तो मैं भी नहीं कर सकता। सूटी आंटी हमारे लिंजुई की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसे कहता है, क्या ये वो तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है जिसको तुम यूज करने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है कि एक और इंसान के यहाँ पर आने से तुम हम दोनों को हरा सकते हो? लिंजुई से कहता है, ये मेरा ट्रम्प कार्ड नहीं है, बल्कि ये साउथ का ट्रम्प कार्ड है, यानी कि तुम्हारे साउदर्न गैलेक्सी का ट्रम्प कार्ड है। इसी के साथ ही हमारे लिंजुई जियांची से कहता है, जियांची तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, चलो जल्दी से जाओ, जाकर अपने मास्टर से मिलकर आओ। कहती है, लेकिन वो मेरे मास्टर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरे मास्टर है। तो लिंजुई से कहता है, वो तुम्हारे मास्टर नहीं बल्कि तुम्हारे फादर के मास्टर हुआ करते थे, फादर को जो कुछ भी सिखाया वो इन्होंने सिखाया था, जाओ जाकर उनको ग्रीट करो। तो जियांची जल्दी से जंप करती ऊपर जाती है, जाकर मास्टर जैंकाई के सामने झुक जाती है और उनसे अपने बारे में बताती है कि उसका नाम क्या है। तो उसे देखते हैं और कहते हैं, चलो बच्ची जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तुम बिल्कुल छोटी सी हुआ करती थी, है कि तुम्हारे पास जो टैलेंट्स है वो तुम्हारे फादर से भी ज्यादा है। जियांची उसे कहती है, जब मेरे फादर मरे थे तो मेरे फादर ने तो मरने से पहले कोई मुझे इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर में छोड़ गया था, कहीं मास्टर वो आप तो नहीं थे, क्या आप थे वो जो मुझे वहाँ पर छोड़ गए थे? लगता है कि वो आप ही थे, आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी जान बचाई थी। तो मास्टर जैंकाई आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारा फादर एक बहुत ही अच्छा लड़का था, उसने मेरी हर एक बात मानी और मेरे कहे के मुताबिक वो ट्रेनिंग करता था, मैंने उसको बहुत ही कुछ सिखाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बेचारा ज्यादा जिंदगी नहीं जी पाया, लेकिन मैं जहाँ पर तुम्हें सिखाना चाहूंगा। बात करने के बाद वो जल्दी से उड़ते हुए स्नेक किंग के सामने चले जाते हैं और उसे कहते हैं, स्नेक किंग तुम्हें नहीं लगता कि जिंदा रहना कितना ज्यादा अच्छा होता है? आज तुम्हें क्या पड़ी थी जो एम्परर ज़ूटियान डी के साथ मिलकर तुम यहाँ पर मरने के लिए चले आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं स्वर्ड क्लैन का मास्टर रहा हूँ और स्वर्ड क्लैन का मास्टर होने के नाते स्वर्ड क्लैन को बचाना मेरा फर्ज बनता है। स्नेक किंग जैसी वहाँ पर उसकी बात सुनता है वो बड़ी स्पीड से भागना शुरू कर देता है और कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी पंगा नहीं है। जैसे वहाँ से भागकर जा रहा होता है तो मास्टर जैंकाई उसे कहते हैं, अब यहाँ पछतावे का क्या फायदा, तुमने यहाँ पर गलत का साथ देकर अपनी मौत को निश्चित कर दिया है, तो तुम यहाँ से भागकर तो नहीं जा सकते। जियांची जंप करते हुए नीचे आती है और लिंजुई से कहती है, मास्टर लिंजुई ये स्नेक एम्परर वो एक बहुत ही पावरफुल स्नेक एम्परर है, 3 एम्परर्स में से एक बहुत ही पावरफुल एम्परर, क्या आपको लगता है कि मास्टर जैंकाई अकेले उसका मुकाबला कर पाएंगे? और लिंजुई से कहता है, लगता है कि शायद तुम्हें एम्परर गेट के बारे में नहीं पता। एम्परर गेट इन सारे एम्परर से बहुत ज्यादा पावरफुल जगह है, सारे एम्परर्स उस जगह से नहीं आए जहाँ से मास्टर जैंकाई हैं। एम्परर गेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर 7 बहुत ही पावरफुल एम्परर्स रहा करते थे और एम्परर्स के सारे डिसेंडेंट इस वक्त एम्परर गेट में है और ये भी उन डिसेंडेंट में से एक है। मास्टर जैंकाई एम्परर गेट में एक क्लैन है जिसको एम्परर स्वॉर्ड क्लैन कहते हैं, उसके लीडर है और ये बहुत ही पावरफुल इंसान है। और उस साल में इस तरह का सिर्फ एक ही रेड जीनियस पैदा होता है और मास्टर जैंकाई है। तो एल्डर जैंग उसके पास आती है, उसे कहती है, मास्टर लिन क्या आपको मेरे फादर के बारे में पहले से सब कुछ पता था? मां लिंजुई से कहता, हाँ मुझे सब कुछ पता है। तो मुझे पता नहीं होता तो मैंने शुरुआत में तुमसे ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हारे फादर में कुछ जानता और मेरे फादर ने तुमसे कुछ कहने के लिए कहा था, तुम्हें वहाँ पर भेजा जहाँ पर तुम्हारे फादर की लोकेशन थी। जैंकाई उसकी बात सुनने के बाद अंदर से खुश भी होती है और उदास भी होती है क्योंकि उसके फादर से मिल गए हैं। इसी में फाइट का दिखाते हैं, मास्टर जैंकाई और स्नेक किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। स्नेक किंग बेचारा उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा था, वो बार बार अपनी एनर्जी स्लैशेस उसके ऊपर लगाते हैं, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ब्लोज देते हैं, वो पूरी तरह से बुरी तरह से जख्मी होता है। तो जैंकाई यहाँ पर तलवार को भी नहीं यूज कर रहे बल्कि अपने हाथ की एनर्जी को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, स्नेक किंग तो हार चुका है। मास्टर जैंकाई तो बहुत ज्यादा फास्ट है, इतनी ज्यादा फास्ट है कि स्नेक किंग को यहाँ से भागने का या फिर आगे से रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। हमने इतना ज्यादा पावरफुल और तेज एम्परर पहले कभी नहीं देखा। किंग जो कि जख्मी होने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। हमारा लिंजुई कहता है, मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ स्नेक हो, अपनी मौत को यहाँ पर दावत दी है। तो हमारा लिंजुई जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। हमारा लिंजुई जंप करते हुए ऊपर जाता है, सीधा उसके मुंह के अंदर जाकर जंप कर जाता है। अगर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, वो लोग कहते हैं, ये हमारे स्नेक किंग कर क्या रहे हैं, ये एक मरते हुए स्नेक के मुंह के अंदर क्यों जा रहे हैं,
क्या ये मरना चाहते हैं? जैंग काई उन लोगों से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगता है कि ये लड़का उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसकी बाइल को ईट करना चाहता है, यानी उसको बाइल को ऑब्जर्व करना चाहता है। इस रोकुडो स्नेक की बाइल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। साथ ही मास्टर जैंग काई सोच रहे थे ये लड़का, इसके पास जो नॉलेज है, इसके पास नॉलेज का खजाना है, इसे इन चीजों के बारे में पता है जिन चीजों के बारे में बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। लड़के की पावर्स टेरिबल हैं। तो जैंग काई आगे बढ़ती है और अपनी फादर से कहती है फादर क्या मास्टर बिल्कुल ठीक होंगे? क्या आपको वाकई में लगता है कि उसके पेट के अंदर वो ठीक रहेगा? उसके फादर उसे कहते हैं जब तुम्हारी मदर हमें छोड़कर चली गई उसके बाद से तुम मुझसे बात भी नहीं करती, तुमने कभी मेरी फिक्र नहीं की और आज यहाँ पर तुम उस लड़के के लिए ज्यादा परेशान हो रही हो जबकि तुम्हारे फादर तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम्हें मेरे लिए परेशान होना चाहिए। तो मिस जैंग उनसे कहती है फादर आपने मेरी कभी परवाह नहीं की, आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए तो फिर मैं आपकी परवाह क्यों करूंगी? फादर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती थी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, ठीक है लिंजुई बिल्कुल ठीक होगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि स्नेक किंग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर कहता है मेरे मुंह से बाहर निकलो, दफा हो जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। छोटी आंटी ऊपर खड़ा देख रहा होता है और कहता है तो वाकई में एक बहुत बड़ी हार हुई, तुम तो यहाँ पर बड़ी आसानी से हार गए, मुझे लगा तुम मेरा साथ दे पाओगे, जबकि वो चिल्लाकर उसे कह रहा था मेरी मदद करो। छोटी आंटी कहता है क्या ये सारा भी इस लड़के का प्लान था, ये तो उसके मुंह के अंदर चला गया, पता नहीं अब वहाँ से क्या बनकर निकलेगा। स्नेक किंग की तरफ दिखाते हैं कि स्नेक किंग का मुंह बंद हो जाता है, उसका मुंह जैसे फटने लगा है, गुब्बारे की तरफ फूलना शुरू हो जाता है, इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर फट जाती है, गर्दन अलग हो जाती है और नीचे का हिस्सा अलग हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से एक बड़ा सा गोल्डन बुड्ढा निकलता है। गोल्डन बुड्ढा जिसकी आधी बॉडी डीमन की होती है। देखकर मास्टर जैंग काई भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रीइंकार्नेशन राम का बंदा अपने लिए गोल्डन बॉडी को अचीव कर ले, इस लड़के के पास बुद्धा की गोल्डन बॉडी है। मिस जैंग ब्रदर किन से कहती है ब्रदर किन क्या तुम्हें पता है कि गोल्डन बॉडी क्या होती है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तो उसे कहता है तो ब्रदर किन उसे कहता है गोल्डन बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो हम लोग अपनी बॉडी के अलावा एक एनर्जी से बनी हुई अलग से बाहर से एक बॉडी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब तक आप लोग एम्परर राम में नहीं पहुंचते तब तक आप अपने लिए गोल्डन बॉडी नहीं बना सकते, क्योंकि मैं भी एम्परर राम में पहुंच चुका हूँ, इसी वजह से मैं भी गोल्डन बॉडी बना सकता हूँ, लेकिन मैंने भी अभी तक इसको परफेक्ट नहीं किया। तो जैंग काई कहते हैं अगर आपको गोल्डन बॉडी बनानी है तो इसके लिए आपको एम्परर राम में होना चाहिए, कम से कम इसकी क्वालिफिकेशंस एम्परर राम है, तभी आप एक गोल्डन बॉडी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस लड़के को देखकर लगता तो नहीं है कि ये लड़का एम्परर राम में है, ये तो रीइंकार्नेशन राम में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गोल्डन बॉडी परफॉर्म कर सकता है। ये लड़का बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लिंजुई जब वहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी के साथ ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है तो ज़ूटियानी उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू करने तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तुम्हारे एल्डर लॉन्गलिन और एल्डर ल्यू दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उसके करीब पहुंचते हैं तो एल्डर ज़ूटियानी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। तो वो एम्परर नाम का एक्सपर्ट है, इसी वजह से ये दोनों उसके सामने टिक भी नहीं सकते थे, वो दोनों उसके अटैक की वजह से नीचे गिर जाते हैं। जैसे वो दूसरी तरफ उन दोनों के ऊपर अटैक कर रहा था उसी वक्त साइड के ऊपर से उसके ऊपर एक बड़ा सा एनर्जी अटैक होता है जो कि एनर्जी से बनी एक बड़ी सी तलवार के साथ होता है। तो वो अटैक उसके साथ टकराता है तो उसी वक्त वो अपने पास से अपने मिरर को सामने कर देता है, अपने मिरर को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। गिरने के बाद वो कहता है कौन है यहाँ पर जो मेरे पर स्नीक अटैक कर रहा है, तुम कौन हो जो पीछे से मेरे पर अटैक कर रहे हो? वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर मास्टर जैंग काई होते हैं। मास्टर जैंग काई उसे कहते हैं लगता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए थे कि मैं भी यहाँ पर हूँ, लगता है कि तुम इस बारे में भूल गए हो कि स्नेक किंग को मैंने मारा है। ज़ूटियानी उसे कहता है तो इंपीरियल गेट की फर्स्ट वर्ड तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, मेमोरीज में मेरे पास हिमली मिरर की मेमोरीज है। मास्टर जैंग काई उसे कहते हैं तुम लिंजुई की तरह दिखते हो, तुम्हारी अपीयरेंस और तुम्हारी बॉडी शेप बिल्कुल उसके जैसी है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है मेरे पास उस जैसा टैलेंट नहीं है, ना ही तुम उसके जैसे प्लान्स कर सकते हो, ना तुम्हारे पास वैसी स्ट्रेटेजी है, तुम्हारे पास ऐसा दिमाग ही नहीं है। सुनने के बाद ज़ूटियानी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं एक हिमली एम्परर हूँ, मैं एम्परर ही ज़ूटियानी हूँ, यहाँ पर मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। मास्टर जैंग काई उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम कोई भी एम्परर नहीं हो, क्या तुमने सॉदर्न गैलेक्सी की हालत नहीं देखी? तुमने पूरी की पूरी सॉदर्न गैलेक्सी में कत्लेआम मचा रखा है, जहाँ पर तबाही मचा दी है, वजह से पूरी की पूरी सॉदर्न गैलेक्सी पूरी की तरह बर्बाद हो चुकी है। हमारे वो साथी जो कि लिंजुई के खिलाफ थे वो सभी के सभी लोग मर चुके हैं। वो जरा अपनी साइड के ऊपर तो देखो, वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर मंकी उन बड़ी बड़ी शिप्स को तबाह कर रहा होता है, साथ ही वहाँ पर उसकी बड़ी खोपड़ी को भी तबाह कर देता है। हमारे लिंजुई ने उसके जितने भी कंपेनियंस हैं सभी को मार दिया, अब सिर्फ ज़ूटियानी एम्परर ही बचा है। एम्परर ज़ूटियानी कहता है मैं इसको बहुत ही जल्दी हरा दूंगा, आज या कल इसको हारना तो पड़ेगा। इसी वक्त आसमान के ऊपर से एक रोशनी चमकती है और उस रोशनी के अंदर से एक लाइट निकलती है। मास्टर जैंग काई भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। देखकर वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक किंग राम की लाइट है। किंग राम की लाइट मतलब कोई बहुत ही पावरफुल एम्परर है जो कि पीछे से इसे अपनी तरफ खींच रहा है। मास्टर जैंग काई बाकी सभी लोग उसे कहते हैं तुम लोग इससे दूर हो क्योंकि बहुत ही पावरफुल मास्टर इसकी पीछे से मदद कर रहा है जो कि इसको यहाँ से खींच कर लेकर जा रहा है। जैंग काई कहते हैं मैं यहाँ पर से तुम्हें इतनी आसानी के साथ जाने नहीं दूंगा। वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी स्वॉर्ड बनाते हैं, उस एनर्जी के साथ ही उस बड़ी सी लाइट के ऊपर अटैक करते हैं। मास्टर जैंग काई उसे कहते हैं तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, हमने बहुत मेहनत करके तुम्हें यहाँ पर इतना जख्मी किया, हम तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकते हैं। एम्परर ज़ूटियानी के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं होता क्योंकि वो शील्ड के ऊपर होता है और वो शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। मास्टर जैंग काई पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसी वक्त ब्रदर किन और बुद्धा एम्परर भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हम लोग भी इसकी मदद करते हैं, चलो आगे बढ़कर इसकी मदद करते हैं। जबकि उसी वक्त ऊपर से आवाज आती है तुम सभी लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़े और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने अटैक करने
करने की। और साथ ही वो एनर्जी के साथ उन दोनों के ऊपर भी अटैक करता है, तो वो दोनों एम्परर राम के एक्सपर्ट भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो एक ही एनर्जी अटैक की वजह से वो दोनों भी जख्मी हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में किंग राम का एक्सपर्ट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। उधर किंग कहता है हम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, हम लोग इसे नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि इसके पीछे जो बंदा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहीं पर ब्लैक रैंकिंग एमएसरी को भी दिखाते हैं जो कि आपने बड़ी सी बैंक के ऊपर उड़ती हुई वहाँ पर आती है और उस लाइट को देख रही होती है। साथ ही वो वहाँ पर आकर रैंकिंग्स को नोट कर रही होती है क्योंकि इसका काम रैंकिंग्स को नोट करना होता है। तो किन वुनियान की रैंकिंग को बताती है और कहती है ब्लैक रैंकिंग्स में इसका लेवल पहले 10 था, यानी ये 10 रैंकिंग के ऊपर था, लेकिन अब ये डिमोट होने के बाद 11th पर चला गया है क्योंकि अब इससे भी ज्यादा पावरफुल कोई आ गया है। साथ ही वो डीमन किंग की रैंकिंग के बारे में बताती है कि वो ब्लैक रैंकिंग्स में 8वें नंबर पर है कि इसका काम ही यहाँ पर रैंकिंग्स को नोट करना है, तो ये यहाँ पर रैंकिंग्स को ही नोट कर रही होती है। इसी के साथ ही जब वहाँ पर देख रही होती है वो उसे भी देखती है, यानी कि हमारी लिंजी को देखती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये बंदा भी यहाँ पर है क्योंकि उसे बहुत ही पावरफुल पावर महसूस होती है। कहती है ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है और इसको कौन सी रैंकिंग दे। हमारा लिंजी वहाँ पर बहुत सारी कल्टीवेशन आर्ट्स को इकट्ठे कल्टीवेट करता है जिसकी वजह से उसकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लिंजी वहाँ पर बुद्धिज्म और डाविज्म दोनों को आपस में मिक्स कर रहा होता है, यानी बुद्धिज्म और मार्शल आर्ट्स दोनों को आपस में मिक्स करता है। इसी के साथ ही हमारे लिंजी के पास वहाँ पर अब नई पावर्स आ गई है। नई पावर्स को हासिल करने के बाद हमारा लिंजी का जो बड़ा सा डीमन होता है जो उसकी बैटल बॉडी होती है, गोल्डन बॉडी जो कि बॉडी से बाहर वाली बॉडी होती है, उसके साथ ही वो एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेस लेता है। जबरदस्त स्ट्रेस लेने के बाद एम्परर की लाइट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो दूसरा एम्परर जो कि पीछे से मदद कर रहा था उसकी लाइट के ऊपर जब हमारा लिंजी पंच मारता है तो वो ऊपर बैठा उसे भी एक झटका लगता है। एक बुड्ढा मास्टर होता है जो कि बहुत ही पावरफुल एम्परर लग रहा है। इस पंच की वजह से जब उसे इफेक्ट होता है तो वो हमारे लिंजी से कहता है मैं तुम्हारे इस पंच को याद रखूंगा और इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। के साथ ही वो स्काई मिरर से कहता है स्काई मिरर चलो जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ, और वो स्काई मिरर को बड़ी स्पीड से अपने पास वापस खींच लेता है क्योंकि डीमन किंग अभी वहाँ पर कह रहा होता है हम लोग दोबारा वापस जरूर मिलेंगे और उसके बाद जब हम लोग मिलेंगे उसके बाद तुम नहीं बच पाओगे। इसी के साथ ही वो लाइट आसमान में गायब हो जाती है। डीमन किंग और उसका स्काई मिरर दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ब्लैक रैंकिंग की एमएसरी ऊपर की तरफ देख रही होती है और कहती है अभी भी यहाँ पर कौन आया था जो बहुत ही पावरफुल मास्टर था। मुझे लगता है कि उसकी पावर्स कम से कम किंग राम के दूसरे लेवल पर तो होंगी ही। लोग यहाँ पर उस पावरफुल मास्टर को किंग राम का मास्टर कह रहे हैं जबकि पहले यहाँ पर एम्परर राम का मास्टर कहा जा रहा था बाकी सभी को। तो मतलब ये हो सकता है कि एम्परर राम के बाद ये लोग किंग राम कह रहे हैं। किंग राम एम्परर राम से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। ब्लैक रैंकिंग की एमएसरी कहती है जो भी पावरफुल बंदा है मुझे लगता है कि ये एम्परर गेट है। एम्परर गेट गैलेक्सी का कोई पावरफुल एम्परर जहाँ पर सब कुछ कर सकता है। लिंजी वहाँ पर उसकी बात को काटते हुए कहता है ये सभी लोग इंपीरियल गेट के लोग तो कब कितना अरसा पहले जहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। ये बात सुनने के बाद वो हैरान होती है। तुम्हारा लिंजी उसे कहता है तो उसकी बात तो यह है कि एम्परर्स रियन के दौरान में कुछ लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया था। वो एग्रीमेंट ये था कि एम्परर गेट के जितने भी एम्परर्स या फिर उनके डिसेंडेंट्स हैं वो कभी भी दूसरी गैलेक्सीज में नहीं जाएंगे। बारे में मैं जानता हूँ क्योंकि तुम जीथर एम्परर के पैलेस से हो। ब्लैक रैंकिंग मिस्ट्री उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, हम लोग उन लोगों से बहुत ज्यादा अलग हैं, हम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। लिंजी उसे कहता है मुझे तुम्हारे जीथर एम्परर के बारे में अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे जीथर एम्परर ने एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो कभी भी एम्परर गेट को छोड़कर नहीं गया, लेकिन ये बात उसके डिसेंडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती कि उसके डिसेंडेंट्स सब कुछ कर पाएंगे या नहीं, उस एग्रीमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। ब्लैक रैंकिंग के मिस्ट्री उसे कहती है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा तेज चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतने स्किल्स नहीं है। तुम्हें लगता है कि वाकई में तुम एक स्किलफुल इंसान हो, तुम मुझे हरा सकते हो, तो ठीक है एम्परर गेट में चले आना, हमारे जीथरगार्ड गैलेक्सी में आना, वहाँ पर आकर मुझे चैलेंज करना। के साथ ही वो अपने फ्लाइंग कुनबैंक के ऊपर बैठकर वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारा लिंजी वहाँ पर नीचे गिर जाता है। जैसे हमारा लिंजी गिरता है मास्टर जैंग का ब्रदर किन जल्दी से भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रदर किन भागता हुआ जाता है और जाकर उसको सहारा देते हुए पकड़ लेता है। फादर आगे बढ़ते हैं, जाकर उसकी पल्स को चेक करते हैं। वो उसकी पल्स को चेक कर रहे होते हैं तो मिस जैंग कहती है फादर इसको क्या हुआ। तो उसके फादर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो साथ ही कहते हैं जो तो मर चुका है। फादर ये वाली बात करते हैं। वो सारी की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मर सकता। के साथ ही फादर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये बात सुनने के बाद वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस तरह की बकवास बात आपने कैसे की। तो मास्टर जैंग का उन लोगों से कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसने यहाँ पर उस फाइनल ब्लो को देने के लिए अपनी कुछ ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सर्टेड हो गया है, यानी कि इसकी एनर्जी जाया हो गई। अब ये थोड़ी देर के लिए बेहोश रहेगा, कुछ दिनों के लिए बेहोश रहे, इसे रेस्ट करने की जरूरत है, इसे वापस ले जाओ, जाकर इसे रेस्ट करवाओ। लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। जियान क्लैन के गेस्ट हॉल में हमारे लिंजी को सुलाया गया था। हमारे लिंजी उठता है, उठकर बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर मैं दोबारा सूरज को देख रहा हूँ, सूरज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लिंजी उठकर बाहर आता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने नींद पूरी कर लिया, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पैट्रियार्च किंजिया सूजन वहाँ पर आती है और उसे कहती है तो सेंट किंग फाइनली तुम उठ ही गए। मिस जैंग भी इसके साथ होती है। मिस जैंग उसे कहती है तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो फिर से बढ़ गया है, तुमने लेवल अप कर लिया। लिंजी से कहता है हाँ मुझे लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद रीइंकार्नेशन राम को छोड़कर ट्रांसेंडेंट राम में पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 70 का एंड करेंगे। तो हमारा लिंजी यहाँ पर से नई जर्नी को स्टार्ट करने वाला है। अब वो एम्परर गेट में जाने वाला है जहाँ पर जाकर वो जीथर पैलेस वालों को और बाकी सारे जितने भी 7 एम्परर्स थे उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको हराने की कोशिश करने वाला है। तो ये जर्नी देखेंगे हम लोग अगली एपिसोड से स्टार्ट करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और हाँ, अगर ऐसी मज़ीद वीडियोस देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।